ओके, सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, प्यार से इसको ईसीबी बोलेंगे। व्हाट इज ईसीबी फर्स्ट ऑफ ऑल? तो ऐसा है कि एक नॉन रेसिडेंट एंटिटी या एक रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी कमर्शियल लोन देने वाला है इन एनी करेंसी, चाहे वो बाहर की करेंसी हो या इंडियन करेंसी हो। किसको देने वाला है? टू एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी, मतलब बाहर से बेसिकली लोन आने वाला है इंडिया में। अच्छा, लोन का मतलब नॉट लिटरली लोन, लोन के बदले वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, डिबेंचर्स में आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली बाहर से फंड रेजिंग हो रहा है, बट नॉट इक्विटी, बिकॉज इक्विटी होता तो वो एफडीआई में कवर होता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज नॉट एफडीआई, ये लोन्स है। ECBs are commercial loans granted by non-resident to resident and which must conform to the parameters like the following. अब ECB में बहुत सारे पैरामीटर्स देंगे, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। जैसे पहला मैम्प करके है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। दिस इज नॉट इक्वल टू द टेनोर ऑफ योर लोन, ये टेनोर से थोड़ा कम होता है, इसका एक वेटेड एवरेज कैलकुलेशन होता है अलग से, विच इज नॉट इन सिलेबस। मैम्प विच इज मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी, उसको you have to satisfy that period. फिर परमिटेड या प्रोहिबिटेड एंड यूज, इसमें एक नेगेटिव लिस्ट होगी कि ये पैसा आप किसके लिए यूज कर सकते हो, किसके लिए नहीं यूज कर सकते। फिर मैक्सिमम AIC विच इज ऑल इन कॉस्ट, कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट पे कर सकते हो, कितना अदर एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, वो सबको कंफर्म करना होगा। व्हाट इज ECB फ्रेमवर्क? तो फ्रेमवर्क में बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स है, पूरा चैप्टर जो अपन आगे पढ़ने वाला है दैट इज द फ्रेमवर्क। ये किसने दिया है? आरबीआई फेड ने दिया है। आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ने एक मास्टर डायरेक्शन निकाला है, मास्टर डायरेक्शन नंबर 5 ऑफ 2018-19। इट शैल बी द रेगुलेशन टू बी कंप्लाइड विद। जो भी अपन पढ़ेंगे वो आगे ये मास्टर डायरेक्शन का ही पार्ट है। ओके, नाउ ECB कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, FCY डिनोमिनेटेड बोलेंगे, या इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड। डिनोमिनेटेड का मतलब क्या है? तो रीपेमेंट ये करेंसी में होने वाला है, इधर गलती मत करना, रीपेमेंट इन फॉरेन करेंसी, सिमिलरली यहाँ पर रीपेमेंट इन इंडियन रुपीज। डिनोमिनेटेड का मतलब रीपेमेंट, आया चाहे कैसे भी हो, जाएगा कैसे? तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी में जाएगा, यहाँ पर इंडियन रुपी में जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द करेंसी? तो अगेन वही मैंने जो अभी बोला, एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, यहाँ पर इंडियन रुपी। तो बेसिकली करेंसी ऑफ बोरोइंग का मतलब क्या है? तो बेसिकली यू हैव टू रीपे इन दिस करेंसी, आए चाहे कैसे भी। फिर फॉर्म्स ऑफ ECB, फॉर्म्स ऑफ ECB मतलब क्या? तो कौन से वे में आई कैन रेज फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। तो फॉर्म्स ऑफ ECB में अगर मैं फॉरेन करेंसी वाले का बात करूं तो उसमें लोन्स है, फिर बैंक लोन्स है, मतलब किसी से भी लोन लो या बैंक से लोन लो। सेम इंडियन रुपी वाले ECB में भी है दोनों। फिर फ्लोटिंग या फिक्स्ड रेट नोट्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। अच्छा, नोट्स मतलब वो यूएस में जैसे बॉन्ड्स होता है ना, वैसे ही नोट्स होता है, ऐसे समझ लो, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट। यहाँ पर भी इंडियन रुपी वाले में भी सेम है, फ्लोटिंग या फिक्स्ड रेट नोट्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स भी है, बट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। मतलब अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना है ना, तो INR में मैं डिनोमिनेट करूंगा, चलेगा। इट शुड नॉट बी इक्वल टू, मतलब के बेसिकली ये अलाउड नहीं होगा क्या? फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट सेम ईयर। मतलब अगर मेरे को पार्टली कन्वर्टेबल डालना है तो चलेगा, अगर मुझे फुल्ली कन्वर्टेबल बट ऑप्शनल देना है, मतलब कि कंपलसरी नहीं, तो भी चलेगा। तो याद रखना, अगर मैं ऑप्शनल कन्वर्टेबल दे रहा हूँ या फिर मैं पार्टली कन्वर्टेबल दे रहा हूँ तो कोई बात नहीं, वो दोनों चलेगा, बट फुल्ली एंड कंपलसरीली मत देना। बिकॉज अगर मैं फुल्ली एंड कंपलसरीली बोलता हूँ मतलब तो फिर वो इक्विटी हो गया ना, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो इक्विटी ही हो जाएगा कंपलसरीली। सो दैट इज FDI, दैट इज नॉट ECB। ओके, फिर नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट्स ऑफ मोर देन 3 years, मोर देन 3 years। तो ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या? तो नॉर्मली हम अगर किसी से बाय वगैरह करते हैं तो वो हमको टाइम देते हैं पे करने का, तो अगर वो मोर देन 3 years है तो वो ECB में काउंट होगा। फिर फाइनेंशियल लीज, फाइनेंशियल लीज, तो फाइनेंशियल लीज अकाउंट्स का पार्ट है। अगर एक बड़ा समझो कोई एसेट है, जैसे कि लेट्स से एक्सपेंसिव एसेट है लाइक एरोप्लेन, एरोप्लेन अगर मैंने लीज पे लिया, समझो उसका लाइफ अगर 30 years है और मैंने 28-29 years के लिए मैंने उसको लीज पे लिया, दैट इज अंडर फाइनेंशियल लीज एंड वेरियस अदर मीनिंग्स। तो फाइनेंशियल लीज भी यहाँ पर कवर्ड है। उसके बाद फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, FCCB, एंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, FCEB। FCCB का मतलब क्या है? तो बेसिकली फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा एंड कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल इनटू व्हाट? तो इनटू शेयर्स। तो FCCB इज कन्वर्टेबल इनटू इशूअर्स शेयर्स। जो इशूअर ने ये
बॉन्ड्स इशू किए हैं उसी का तुमको शेयर्स मिल जाएगा। बट एफसीईबी मतलब क्या, तो इट इज एक्सचेंजेबल फॉर अ कंपनीज शेयर्स अदर देन इशूअर शेयर्स। मतलब एक कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है तो अगर तुमको वो कन्वर्ट मारना ना शेयर्स में तो दूसरे कंपनी का शेयर्स मिलेगा तुमको, दैट इज एक्सचेंजेबल। ये यहाँ पर नहीं आ सकता आईएनआर में, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर लिखा ही है फॉरेन करेंसी, तो आईएनआर में वो आ ही नहीं सकता। आईएनआर में क्या आएगा फिर, प्लेन वेनिला आरडीबी और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड ओवरसीज, प्लेस्ड प्राइवेटली और लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब थोड़े लोगों को चुन चुन के तुम दो ये, या फिर पूरे गांव को दे दो, लिस्ट कर दो, चलेगा। रुपी डिनोमिनेटेड के पहले प्लेन वेनिला लिखा है। प्लेन वेनिला मतलब क्या, तो नो ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पर कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है, कॉलेबल का ऑप्शन नहीं है, पुटेबल का भी ऑप्शन नहीं, तो नो ऑप्शंस बिकॉज इट इज अ प्लेन और अ स्ट्रेट बॉन्ड, मतलब एकदम सादा बॉन्ड। व्हाट इज कॉलेबल ऑप्शन, तो इशूअर कभी भी कॉल बैक कर सकता है बॉन्ड, मतलब तुम कभी भी रीपे कर सकते हो। एंड पुटेबल मतलब, तो जो इन्वेस्टर है वो कभी भी वो पुट बैक कर सकता है, मतलब वो बोलेगा कि भाई मेरे को रीपे करके दे। एंड कन्वर्टेबल तो सबको पता ही। उसके बाद एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन है, हु कैन बोरो मनी, जो हम रेसिडेंट्स का बात कर रहे हैं, जो हमने देखा था ना कि रेसिडेंट एंटिटी एलिजिबल होगी वो बोरो कर सकती है। तो एनी एंटिटी विच इज एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई, एफडीआई अपने सिलेबस में नहीं है बिकॉज एफडीआई इज अ ऑल टुगेदर अ सेपरेट रेगुलेशन। तो एफडीआई बहुत बड़ा रेगुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है, बट अंडरस्टैंड जिसको भी एफडीआई अलाउड होगा लेना, उसको यहाँ पर ईसीबी लेना अलाउड है। फिर पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको क्या लेना अलाउड है, तो इन सबको फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी लेना अलाउड है। वेर एज आईएनआर के लिए क्या आएगा, तो ये सब जो भी इधर लिखे है ना, सारे एंटिटीज एलिजिबल टू रेज एफसीवाई ईसीबी, मतलब फॉरेन करेंसी वाला जिसको भी अलाउड है आईएनआर में वो लोग भी रेज कर सकते हैं। साथ साथ में थोड़े छोटे लोग हैं, छोटे लोग जिनको सिर्फ रुपीज अलाउ किया है, उनको डॉलर वाला अलाउ नहीं किया है। कौन है ये छोटे लोग, तो रजिस्टर्ड एंटिटीज एज माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, और इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी, कोऑपरेटिव्स या एनजीओस। अब ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, इनको भी फाइनेंसिंग चाहिए होता है, ओके, वो लोग क्या करेंगे, आगे जाके छोटे छोटे कंपनीज को लोन देंगे। अब इनके लिए इनको डॉलर में अगर करने दिया, समझो डिनोमिनेटेड डॉलर में रखा, तो दे विल हैव टू पे बैक डॉलर्स। इनको हेजिंग का कोई नॉलेज ही नहीं है, ये सबको रुपीज में रहने दो, चलेगा। छोटे लोग हैं ये लोग, उनको डॉलर वगैरह का झमेला मत दो। फिर नेक्स्ट, अगर चेंज ऑफ करेंसी करने का है तो क्या, चेंज ऑफ करेंसी के लिए ऑफकोर्स एफसीवाई वाला जो है उसमें अलाउड है, आईएनआर वाले में नॉट अलाउड है। तो एफसीवाई वाले में यू कैन चेंज द डिनोमिनेशन फ्रॉम वन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी टू अदर और टू इंडियन रुपी। मतलब फ्रीली कन्वर्टेबल मतलब क्या, तो जो रेडीली अवेलेबल होता है विद द बैंक्स, तो कोई आलतू फालतू युगांडा जिम्बाब्वे वगैरह का रहेगा, दैट इज नॉट फ्रीली कन्वर्टेबल। बट यूएस यूके ये सब जगह की करेंसी होते हैं दैट इज फ्रीली कन्वर्टेबल, तो उसमें तुम कन्वर्ट मार लो चलेगा, इवन इंडियन रुपये में मारना है चलेगा, नो प्रॉब्लम। विच एक्सचेंज रेट इज टू बी अप्लाइड, अब अगर मैं बीच में कन्वर्ट मार रहा हूँ तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, समझो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट था $1 मिलियन, ये पे करना था। अब मैंने क्या सोचा है कि मैं डॉलर नहीं बट मैं पाउंड में पे करूंगा, तो कितना पाउंड, तो रेट लेने का एज ऑन द डेट ऑन विच अग्रीमेंट फॉर सच चेंजेस एंटर्ड। मतलब जब भी मैंने ये अग्री किया ना कि मैं डॉलर के बदले अब पाउंड में रीपे करने वाला हूँ, वो दिन, अग्रीमेंट के दिन का जो रेट है वो, या तो फिर अ रेट विच इज लेसर देन अबव इफ कंसेंटेड बाय द लेंडर। अगर तुम्हारा लेंडर मानता है कि भाई चल इतना नहीं तो थोड़ा कम दे दे, तेरे को मैंने कंसेशन दिया, अगर वो मानता है तो ही वो रेट कम लेने का। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग। हेजिंग पिक्चर में कैसे आएगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज। तो पहली बात तो एफसीवाई ईसीबी का रीपेमेंट फॉरेक्स में होने वाला है, आईएनआर ईसीबी का रीपेमेंट रुपए में होने वाला है, ये तो अपने दिमाग में जाना ही चाहिए। अब अगर मैं रेसिडेंट हूं और मैं फॉरेक्स पे कर रहा हूं तो मुझे हेज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं और मुझे रुपये मिल रहा है तो हेज करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड, एक नॉन रेसिडेंट के लिए, फॉर अ नॉन रेसिडेंट, फॉरेन एक्सचेंज इज इंडियन रुपी। वो बाहर वाले के लिए, वो गोरे के लिए तो बापू वाला नोट जो है दैट इज ओनली फॉरेक्स ना। एंड अपने लिए फॉर अ रेसिडेंट
फॉरेक्स इज वो पाउंड, डॉलर, ये वो सब अलग अलग टाइप का करेंसी। तो फॉरेक्स किसके लिए क्या है, पहले वो आइडेंटिफाई करने का। अब नॉन रेसिडेंट को इंडियन रुपी मिलने वाला है, तो इट विल हैव टू हेज द रिसीट्स ऑन INR ECB सेटलमेंट। INR ECB का सेटलमेंट पे मुझे जो रुपीज मिलने वाला है, इफ आई एम अ नॉन रेसिडेंट, वो जो रुपीज मिलने वाला है ना, उसके लिए मुझे हेज करना पड़ेगा। हेज मतलब क्या, तो रुपी का रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, तो आई कैन एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल रुपी। क्यों सेल रुपी, क्योंकि मेरे को रुपी मिलने वाला है ना, जैसे ही मिला मैं बेच दूंगा, और ये रेट तो मैं आज ही लॉक कर दूंगा, मतलब अब फ्लक्चुएशन का रिस्क नहीं होगा। सिमिलरली अगर रेसिडेंट है, उसके लिए फॉरेक्स क्या है, डॉलर, पाउंड वगैरह वगैरह, तो इट विल हैव टू हेज पेमेंट्स टू बी मेड ऑन FCY ECB। अब मेरे को डॉलर पेमेंट करना है, सो मैं हेज करने के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर करूंगा, आई विल एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर्स, और आज ही मैं रेट लॉक कर दूंगा। अब मैं वही रेट पे डॉलर बाय करूंगा और इसको रीपे कर दूंगा, सिंपल। तो यहाँ पर हेजिंग हो गया। अच्छा, ये जो एग्जांपल देखा दिस वाज फाइनेंशियल हेज, बट एक होता है नेचुरल हेज। नेचुरल हेज में क्या होता है, तो अगर तुम कमाते हो डॉलर में, देखो तुमको डॉलर रीपे करना है ना एट द एंड, अगर मैं कमाता ही डॉलर में हूँ तो मेरे पास डॉलर तो आ ही गया है, अब मेरे को हेज करने का जरूरत ही नहीं है। सो नेचुरल हेज का मतलब व्हेन अ रेसिडेंट्स रेवेन्यू itself is earned in forex, जैसे एक्सपोर्ट का धंधा है उसका। What was financial hedge? तो resident has to pay forex, then it can use derivatives like forward, future, option, swap, ये वो वगैरह, to protect itself from appreciation of dollar etc. डॉलर अप्रिशिएट हो गया तो अपने को नुकसान हो सकता है। So टू टाइप्स ऑफ हेजिंग होता है। नाउ ओवरसीज इन्वेस्टर जो है, मतलब बाहर वाले को अगर हेजिंग जो करना है, तो क्या रूल्स है उसके लिए, तो रूल्स फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर मतलब के लेंडर। देखो बाहर वाला इन्वेस्टर का मतलब क्या है, उसने पैसा डाला इंडिया में, मतलब वो लेंडर है। टू हेज देयर रुपी एक्सपोजर, तो हेजिंग के लिए क्या दो रूल है। पहला, इट इज अलाउड टू हेज बाय यूजिंग परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स विथ AD Cat 1 बैंक इन इंडिया। ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक इन इंडिया, RBI ये ऑथराइज डीलर को अपना लाइसेंस वगैरह देता है। ऑल द गुड बैंक्स यू नो आर AD Cat 1 बैंक्स। तो इसके साथ ही वो क्या करेगा, परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एंटर करेगा, या तो इट कैन ऑल्सो एक्सेस डोमेस्टिक मार्केट्स थ्रू इंडियन बैंक्स अब्रॉड ब्रांच और सब्सिडरी, और थ्रू फॉरेन बैंक्स इंडियन ब्रांच। इंडिया के ब्रांच, इंडिया के बैंक का बाहर वाला ब्रांच, या उल्टा बाहर के बैंक का इंडिया वाला ब्रांच, कहीं पे भी ये क्या कर सकता है हेजिंग के लिए, इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिडेंट वालों के लिए क्या है, तो रेसिडेंट वालों के लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट। रेसिडेंट वालों के लिए ऐसा है कि जो भी बोरोवर्स है, दे विल हैव टू हेज देयर फॉरेक्स एक्सपोजर, उनको पे करना होगा एट द एंड, दे विल हैव टू पे फॉरेन करेंसी। तो फॉलो द हेजिंग गाइडलाइंस इशूड बाय सेक्टोरल रेगुलेटर्स। तुम्हारा जो सेक्टोरल रेगुलेटर है, जैसे कि बैंक हो तो RBI, इंश्योरेंस हो तो IRDA, पेंशन फंड हो तो PFRDA, टेलीकॉम वाले हो तो ट्राई वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलग अलग रेगुलेटर्स, उनका फॉलो करो। एंड इंफ्रा स्पेस कंपनी में अगर तुम हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंफ्रा स्पेस कंपनी, तो नीचे देखने का। इंफ्रा स्पेस कंपनी मतलब एनी कंपनी इन इंफ्रा सेक्टर लाइक L&T, इफ यू रिमेंबर, वो महेश भट्ट जैसा सड़क बनाएगा, हाईवे बनाएगा एंड वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स। फिर NBFCs अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज को ये लोग लोन देते हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज अंडरटेकिंग इंफ्रा फाइनेंसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेसिकली फाइनेंस, सॉरी बेसिकली इंफ्रा वाली कंपनी या उनको ये लोग जो फाइनेंस कर रहे वो लोग। ऑल्सो एक छोटा सा एडिशन हो गया यहाँ पर, ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, रिफाइनरी बिजनेस। RBI ने क्लैरिफाई किया है कि इंफ्रा वाले में you have to include these three also, exploration, mining and refinery। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनीज के लिए क्या रूल है, तो BOD अप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी मस्ट बी अडॉप्टेड, मतलब कि एक रिस्क मैनेजमेंट का पॉलिसी बनाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करना है। दे हैव टू हेज 70% ऑफ ECB एक्सपोजर इफ एवरेज मैच्योरिटी इज लेस देन 5 इयर्स। लेस देन 5 इयर्स का अगर मैच्योरिटी है तुम्हारा लोन का, तो 70% you have to hedge। And designated AD Cat 1 bank shall verify the 70% requirement and report to RBI via form ECB2। फॉर्म ECB2 के थ्रू ये RBI को रिपोर्ट होने वाला है कि भाई 70% इसने हेज किया है कि नहीं।
और भी थोड़े रूल्स है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है विथ रिस्पेक्ट टू हेजिंग। तीन है। पहला है कवरेज, तो जब भी हेज कर रहे हो तो फाइनेंशियल हेज बाय द बोरोवर दैट इज द रेसिडेंट एंटिटी मस्ट कवर कूपन प्लस प्रिंसिपल पेमेंट एंड मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द डे द लायबिलिटी इज क्रिएटेड। जो दिन लायबिलिटी क्रिएट हुआ वही दिन से तुमको हेज करना है। क्या हेज करना है? पूरा का पूरा कूपन प्लस प्रिंसिपल। कूपन मतलब क्या? तो जो तुम इंटरेस्ट भरने वाले हो एवरी ईयर या जो भी तुम्हारा टेनोर है वो, ये जितने भी पेमेंट्स डॉलर में होने वाले सारे के सारे हेजिंग हमको किया हुआ चाहिए। टेनोर क्या होना चाहिए? तो मिनिमम टेनोर फॉर फाइनेंशियल हेज मस्ट बी 1 ईयर विथ पीरियोडिक रोल ओवर ensuring that ECB must not be unhedged at any time। मतलब एक दिन भी ये unhedged नहीं होना चाहिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते जाओ, एक भी दिन छोड़ना मत। व्हाट इज रोल ओवर? उसके लिए नीचे एग्जांपल है, वेट फॉर इट। नेचुरल हेज, तो नेचुरल हेज विल बी कंसिडर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द फॉलोइंग। टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? तो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो और रेवेन्यू इन मैचिंग करेंसी लेस प्रोजेक्टेड आउटफ्लोज इन दैट करेंसी। अगर मैंने ईसीबी जो है डिनोमिनेट किया है डॉलर में, मेरा प्रोजेक्टेड कैश फ्लो इन डॉलर माइनस प्रोजेक्टेड आउटफ्लो या एक्सपेंसेस इन डॉलर, बेसिकली ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा डॉलर प्रॉफिट, मेरा जो डॉलर प्रॉफिट है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट नेचुरल हेज विल बी कवर्ड। उसके अलावा क्या? अभी जो भी बचा उसका क्या करने का? फाइनेंशियल हेज, बट यहाँ पर प्रोजेक्टेड लिखा है, सो देयर इज अ स्मॉल एक बफर मिल गया है, एक ब्रीदर मिल गया है लोगों को कि अगर तुम प्रोजेक्शन थोड़ा ज्यादा दिखाते हो तो फाइनेंशियल हेज थोड़ा कम करना पड़ेगा। व्हाट इज रोल ओवर? तो रोल ओवर बेसिकली इसका मतलब होता है रिन्यूअल। रिन्यूअल में क्या है? तो जीरो मतलब टुडे आई विल एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट ईयर के एंड पे मैं एंड कर दूंगा उसको, वही दिन पे आई विल एंटर अ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वापस सेकेंड ईयर के एंड पे आई विल एंड दैट फॉरवर्ड, अगेन आई विल एंटर इनटू अ न्यू एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं रोलिंग ओवर। ये रोलिंग हो रहा है, इधर से फिर 3, इधर से फिर 4 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड एज रोल ओवर। तो यू कैन रोल इट ओवर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट, बट मिनिमम टेन्योर तो 1 ईयर का बोला ही, तो 1 ईयर का तो रखना ही है। 2-2 साल में रोल ओवर करना है वो भी चलेगा। अच्छा रोल ओवर करना ही नहीं है, पूरा 5 साल तक हेज करना है, वो भी चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर एज द नेम सजेस्ट कौन कौन लेंड कर सकता है। जो गोरे है, जो नॉन रेसिडेंट है, कौन अपने को लोन दे सकता है। ओके, तो पहला, दैट लेंडर मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ और आयोस्को कंप्लायंट कंट्री। ये एफएटीएफ और आयोस्को क्या है? नीचे फुल फॉर्म लिखा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आयोस्को मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बोलो या दोनों एक्शंस जो भी बोलो, ये दोनों क्या ना कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम मनी लॉन्ड्रिंग करते हो तो यू कांट बिकम अ कंप्लायंट कंट्री। अगर तुम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते हो, तुम्हारी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता है, देन यू आर अ मेंबर। ओके, तो इसमें नॉर्थ कोरिया नहीं आता है फिलहाल, इराक ईरान में से कोई एक नहीं आता है एंड सो ऑन। ऐसे थोड़े बहुत कंट्रीज होंगे जिसको ब्लैकलिस्ट किया है, तो उसके रेसिडेंट तुम नहीं होने चाहिए। ओके, मतलब के नॉन कंप्लायंट के रेसिडेंट नहीं होने चाहिए। यू शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ कंप्लायंट कंट्री। ओके, इफ नॉट अ रेसिडेंट स्टिल तुम्हारा चांस है, मतलब अगर तुम रेसिडेंट नहीं भी हो फॉर एग्जाम्पल, स्टिल यहाँ पर 3 जगह पे तुम फॉल हो सकते हो, यू कैन बी अ लेंडर। पहला है मल्टीलैटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, दिस विल बी अलाउड। एग्जाम्पल IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह। बाई चांस IMF, वर्ल्ड बैंक या जो भी मल्टीलैटरल बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है, इफ दे आर नॉट अ रेसिडेंट ऑफ IOSCO कंप्लायंट कंट्री, स्टिल इट इज पॉसिबल। ओके, FI मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर इफ नॉट अ रेसिडेंट ऑफ IOSCO, FATF, स्टिल इंडिविजुअल्स हु आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स और सब्सक्राइबिंग टू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लिस्टेड अब्रॉड, ये लोग को अलाउ होगा। मतलब या तो आप फॉरेन इक्विटी होल्डर हो या फिर आप लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में सब्सक्रिप्शन ला रहे हो ECB के फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो अलाउड। ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, नॉट फॉर एनी अदर टाइप ऑफ पर्सन। एंड यहाँ पर फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक कैन बी अ लेंडर ओनली फॉर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB एंड दैट टू एक्सक्लूडिंग FCCB, FCEB। मतलब इंडिया के जो बैंक्स है उसका बाहर वाला ब्रांच जो है ना, वो भी नॉन रेसिडेंट ही हुआ ना वैसे तो वो लोग लोन दे सकते हैं कि नहीं?
तो आंसर है ओनली इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी वाला ईसीबी दे सकते हो एक्सेप्ट एफसीसीबी एफसीईबी। व्हाट आर एफसीसीबी एंड एफसीईबी? तो बेसिकली फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल या एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। ये क्या होता है? तो इंडिया से जो एंटिटी है वो एफसीसीबी इशू करेगा, बाहर वाला उसको सब्सक्राइब करेगा। ओके, तो वहां पर सब्सक्रिप्शन में डालना नॉट अलाउड होगा ये फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स को। ओके, व्हाट इज फॉरेन इक्विटी होल्डर? ये जो है उसका एक डेफिनेशन है। फॉरेन इक्विटी होल्डर मतलब दैट पर्सन, पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, इधर ऐसा नहीं है कि फॉरेन इक्विटी होल्डर सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए। वो ऊपर वाले पॉइंट में लिखा था कि अगर एक इंडिविजुअल है जो एक आईओस्को का रेसिडेंट नहीं है एंड अगर वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है तो चलता है। बट फॉरेन इक्विटी होल्डर क्या होता है? तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है वो, हु इज होल्डिंग एटलीस्ट 25% इक्विटी डायरेक्टली इन द बोरोवर या होल्डिंग 51% इक्विटी इनडायरेक्टली इन द बोरोवर, या इट इज अ ग्रुप कंपनी विद अ कॉमन ओवरसीज पेरेंट। फॉर एग्जांपल समझो अपना एंटिटी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो कोई डायरेक्टली 25% इक्विटी होल्ड करता है, ये तो इजी है। इनडायरेक्टली मतलब क्या? तो कंपनी ए जो है वो रिलायंस में 30 होल्ड करता है, कंपनी बी जो है वो रिलायंस में 30 होल्ड करता है, एंड ये ए और बी में एक कंपनी होल्ड करता है विच इज सी कंपनी फॉर एग्जांपल। तो सी कंपनी ए और बी के थ्रू क्या करता है? 30-30 होल्ड करता है, दैट इज इनडायरेक्ट होल्डिंग। एंड ग्रुप कंपनी विद अ कॉमन ओवरसीज पेरेंट मतलब ये रिलायंस है, रिलायंस के जैसे ही समझो एक और कंपनी रहेगा, लेट्स से आरकॉम, जस्ट ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो ये जो आरकॉम है ना ये यूएस का है, रिलायंस जो है वो इंडिया का है, और ये दोनों का पेरेंट है ना कॉमन है। समझो ये दोनों का पेरेंट है लेट्स से कोई भी ले लो, रिलायंस कैपिटल ले लो जस्ट एग्जांपल, यूके का। ओके, अब ये कॉमन पेरेंट है, मतलब ये जो आरकॉम है ना यूएस, ये क्या हो सकता है? लेंडर बन सकता है, बिकॉज ये फॉरेन इक्विटी होल्डर बन जाएगा। ओके, तो फॉरेन इक्विटी होल्डर मतलब क्या? अगर तुम्हारा एक कॉमन ग्रुप कंपनी है विच इज आर कैप यूके, अगर तुम उसकी फेलो कंपनी या सिस्टर कंसर्न या जो भी बोलो, तो दिस आरकॉम यूएस इज अ फॉरेन इक्विटी होल्डर। फिर अगर ये आरकॉम यूएस जो है फॉरेन इक्विटी होल्डर, अगर वो आईओस्को कंप्लायंट कंट्री का रेसिडेंट है वो कंपनी, देन इट कैन बी अ लेंडर। चलेगा। फॉरेन ब्रांच और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक के लिए थोड़े रेस्ट्रिक्शंस पहला अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी। इट कैन बी लेंडर फॉर ओनली फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। एफसीसीबी एफसीईबी नॉट अलाउड, उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं डाल सकता, एंड ऑफ कोर्स आईएनआर ईसीबी भी नॉट अलाउड। व्हाट अबाउट अंडर राइटिंग? तो ऐसा है कि ये फॉरेन ब्रांच या सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक कैन participate as underwriter or market maker or arranger for rupee denominated bond issued overseas। मतलब इनको ये समझो बाहर की ब्रांच है ना, तो इनको वहां पे अगर अंडर राइटिंग वगैरह करना है, उनको रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स बिकवाने हैं बाहर तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट इट कैनॉट अंडर राइट रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड बाय दैट इंडियन बैंक। जो इंडियन बैंक की सब्सिडरी है ना उसी बैंक का अंडर राइटिंग नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझो इंडियन बैंक जो है ना वो कोटक महिंद्रा है और उसका सब्सिडरी जो है ना वो कोटक महिंद्रा यूएसए है फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या है बता? वो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का अंडर राइटिंग तो कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बट अगर ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड कोटक महिंद्रा ने खुद इशू किया है, मतलब कोटक महिंद्रा क्या कर रहा है? बाहर से ना फंड रेजिंग कर रहा है। अब कोटक महिंद्रा अगर इंडियन बैंक फंड रेजिंग कर रहा है तो उसी का जो फॉरेन ब्रांच है या सब्सिडरी है ना वो अंडर राइट नहीं कर पाएगा। ओके, बिकॉज ये तो फिर ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि सेम ही एंटिटी है ना दोनों, तो रादर तुम कोई और एजेंट या कोई और अंडर राइटर अपॉइंट कर लो। उसके बाद मैम आता है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है, दिस इज नॉट इक्वल टू टेन्योर, पहले तो ये समझ लेना, मैम इज नॉट इक्वल टू टेन्योर। टेन्योर क्या होएगा? लेट्स से 4 साल का लोन है फॉर एग्जांपल, तो उसका मैम पे ना अप्रोक्सीमेटली 3.2 इयर्स आएगा, जस्ट एस्टिमेटेड है। इसका कैलकुलेशन क्या होता है? तो यू हैव टू चेक नंबर ऑफ डेज, कितना आउटस्टैंडिंग था। अगर समझो मैंने आज कोई पैसा रेस किया, समझो आज मैंने किसी से $1 मिलियन लिया एंड मैं सीधा एंड पे करता हूँ, डायरेक्टली लास्ट में मेरा जाके -1 मिलियन होता है। इसका मतलब मैंने ये जो है ना पैसा वो 4 साल तक वापरा, ये मेरा फुल टेन्योर 4 साल तक वापरा, बट बीच में मैंने थोड़ा रीपे किया रहेगा। लेट्स से यहाँ पर मैंने 0.5 कर दिया और फिर लास्ट में आके मैं 0.5 कर रहा हूँ, तो अब मेरा मैम चेंज हो जाएगा।
अब ये जो 0.5 है ना वो मैंने इतने ही टाइम वापरा और बाकी का 0.5 मैंने इतने लंबे टाइम के लिए वापरा। सो देयर इज अ कैलकुलेशन कि एवरेज मैच्योरिटी क्या था तुम्हारे लोन का या एस्टिमेटेड क्या है। दैट कैलकुलेशन इज नॉट इन सिलेबस, सो नी नॉट वरी, बट अंडरस्टैंड कि मैम्प इज नॉट इक्वल टू 10 और वो उससे कम होगा नॉर्मल केसेस में। एनीवे मैम्प मतलब ऐसा समझो कि मैं कितना टाइम मेरा लोन आउटस्टैंडिंग रख सकता हूँ, सिंपल। तो नॉर्मल रूल बोलता है कि भाई 3 साल तक का लोन लेने का। ये क्यों डाला है? बिकॉज अगर मैंने 2-3 दिन का लोन लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सी व्हेनेवर इंडिया से डॉलर्स बाहर जाता ना तो दिक्कत होती है। डॉलर आ रहा है ना तो बहुत खुश है सब लोग, मोदी जी इज वेरी हैप्पी, बट अगर डॉलर बाहर जा रहा है तो प्रॉब्लम होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट 3 साल का तो ले लो, 3 साल बाद डॉलर बाहर जाएगा ना चलेगा, तब तक कुछ देख लेंगे, कमा लेंगे। बट आज तुमने लोन लिया और कल के कल डॉलर बाहर जा रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैम यूजुअली 3 years का बोला है। If ECB has a call or put option, then it shall not be exercised before the MAMP. मतलब मैम्प जो रहेगा 3 years उसके पहले यू कांट एक्सरसाइज योर कॉल एंड पुट। कॉल एंड पुट क्या होता है? कॉल मतलब जो इश्यूअर है ना बॉन्ड का वो कॉल बैक कर लेगा, मतलब कि अर्ली रिडेम्पशन कर लेगा। सिमिलरली पुट क्या होता है? अब इन्वेस्टर इन द बॉन्ड जो रहता है ना वो पुट बैक कर सकता है, मतलब अगेन अर्ली रिडेम्पशन कर सकता है। बट मैम्प फॉर स्पेशल केसेस, नॉर्मल केस बोलता है 3 साल, बट देर आर सम स्पेशल केसेस जिसमें अलग अलग लिखे है। पहला है ईसीबी रेस्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप टू $50 million और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए $50 million तक और इक्विवेलेंट, मतलब क्या तो पाउंड्स में रहेगा तो भी चलेगा, वो कन्वर्टेबल है। पर फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर ईयर मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक ऐसा नहीं है कि आज अगर मैंने लिया तो मैं 2-3 साल तक नहीं ले पाऊंगा। दिस इज एवरी ईयर, बिकॉज 1 year का ही मैम्प दिया है। तो आज लोन ले लो, नेक्स्ट ईयर वापस ले लो, चलेगा। उसके बाद ईसीबी रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन और फॉर वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर ये 3 चीज है, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो 5 years हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ईसीबी रेज फ्रॉम एनीवन अदर देन बी, मतलब अदर देन फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर दीज 2 पर्पसेस, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो 10 साल। मतलब अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर से लेने का है तो 5 साल, एंड उसके अलावा किसी से लेना है फॉर दीज 2 पर्पसेस तो 10 साल। Also, ECB raised by NBFC for on lending for the following purposes, working capital या general corporate purpose, वो भी सेम 10 साल। मतलब एनबीएफसी रेज करता है पैसा ये पर्पज इसके लिए, लेंड करने के लिए। ऑन लेंडिंग मतलब फॉर लेंडिंग फर्दर। नेक्स्ट है ईसीबी रेज फॉर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन अवेल्ड डोमेस्टिकली फॉर केपेक्स, मतलब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए तुमने रूपी में लोन लिया रहेगा इंडिया से ही, उसको रीपे करने के लिए। या ईसीबी रेज फॉर ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर द सेम पर्पस, मतलब या तो मैं ईसीबी रेज कर रहा हूं या तो फिर एनबीएफसी ईसीबी रेज कर रहा है। ओके, पर्पस क्या है? तो रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन फॉर केपेक्स, तो 7 साल। अच्छा, ये भी अदर देन फॉरेन इक्विटी होल्डर में ही आएगा। बी वाले पॉइंट में फॉरेन इक्विटी होल्डर आ गया था, 5 साल का उसमें लिखा था, तो ये अदर देन फॉरेन इक्विटी होल्डर है बाय डिफॉल्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट ई, ECB raised for repayment of rupee loan availed domestically for any purpose other than capex, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए मैंने नहीं लिया था ये लोन। या फिर वही सेम रेज्ड फॉर ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर द फॉलोइंग अदर देन केपेक्स है तो 10 साल। ओके, बी सी डी और ई जो है उसके लिए एक छोटा रूल। बी सी डी ई में ऐसा है, ईसीबी कैन नॉट बी रेज फ्रॉम फॉरेन ब्रांच और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, मतलब कोटक महिंद्रा इंडिया और उसका बाहर कोटक महिंद्रा यूएस, कोटक महिंद्रा यूएस से हम ईसीबी रेज नहीं कर पाएंगे फॉर पर्पस बी सी डी एंड ई। ओके, सिंप्लीफाइड रूल अगर चाहिए तो ऐसा है कि अगर मैंने रेस किया फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, अगर मैंने रेस किया फ्रॉम अदर्स, तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं अप टू $50 million का मुझे रेस करना है तो 1-1 year दोनों में, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, सीधा सीधा 1-1 year। मैम मिनिमम इतना होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रूपी लोन फॉर केपेक्स हो या अदर देन केपेक्स हो, सब का सब 5 साल ही रहेगा फिक्स, क्योंकि फॉरेन इक्विटी होल्डर से बोला ही है 5 साल।
एंड अदर देन 1 to 5, ये ऊपर वाले में किधर भी फॉल नहीं होता है। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोर देन $50 million का लोन लेगा उसको, तो क्या करने का यहाँ पर 3 years, ओके, क्योंकि मेन रूल अपना 3 years बोलता है। अदर्स, दूसरे लोगों से मुझे अगर रेस करना है तो क्या, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए 1 साल, फिर वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 10-10 साल, फिर अगर केपेक्स वाला रूपी लोन है तो 7 साल, केपेक्स के अलावा रूपी लोन है तो 10 साल, एंड एनी अदर देन 1 to 5 तो नॉर्मल रूल 3 years वाला, ओके। उसके बाद ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम क्या होता है, तो बेसिकली कितना खर्चा कर सकते हैं ये लोन पे। तो नॉर्मली क्या होता है, अगेन दिस डेफिनेशन इज नॉट इन सिलेबस बट इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ऑल इन कॉस्ट में ये सब आता रहता है, नॉर्मली इट इज इंटरेस्ट कॉस्ट, मेनली तो इंटरेस्ट कॉस्ट ही होता है। उसमें ऐड कर देंगे एनी अदर सर्विस फी, एनी अदर एक्सपेंसेस। वो लोन लेता है ना तो बहुत सारे नाम से अलग अलग टाइप के नाम के छोटे छोटे एक्सपेंसेस डालते रहता है, वो सब है। तो ऐसा कोई भी कॉस्ट, ठीक है, बट इट विल नॉट इंक्लूड 2 थिंग्स। इट विल नॉट इंक्लूड कमिटमेंट फी, it will not include any tax withholding। अपन जैसे इंटरेस्ट पे करते तो टैक्स विथहोल्ड करके करते रहेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो भी इंक्लूड नहीं करना है। व्हाट इज ऑल इन कॉस्ट, बेसिकली इंटरेस्ट कॉस्ट, सर्विस फी, एक्सपेंस, इसमें गारंटी फी भी आ जाता है, कोई अपना गारंटी देता है ना तो उसके लिए भी हम फी पे करते हैं, तो गारंटी का खर्चा भी आ गया, सब आ गया, बट नॉट इक्वल टू कमिटमेंट फी, नॉट इक्वल टू टैक्स विथहोल्ड। मतलब अगर मैं किसी का टैक्स विथहोल्ड करता हूँ ना तो दैट वोंट बी काउंटेड एज कॉस्ट। वो क्या है, टैक्स मैंने विथहोल्ड करके गवर्नमेंट को पे किया, दैट इज नॉट माय एक्सपेंस। कमिटमेंट फी क्या होता है, कमिटमेंट फी सिंपल है, अगर एक बैंक है और एक बोरोवर है, बैंक जो है ना वो बोरोवर को बोलता है कि मैं तेरे को है ना $1 million का लोन देगा, ओके, और ये $1 million जो है ना ये तेरे को विद इन 10 months इक्वली तुझे विड्रॉ करना है, मतलब के ड्रॉ डाउन करना है। ड्रॉ डाउन मतलब क्या होता है, तो पैसा एक्चुअल में मेरे पास आया, बोरोवर के पास आया, तो उसने क्या बोला, 0.1 million इंटू 10 months तुझे ये ड्रॉ डाउन करना है। अब 0.1 million इंटू 10 months बोला है, तो अगर समझो 1 महीने में मैंने विड्रॉ नहीं किया, मतलब कि मैंने ड्रॉ डाउन नहीं किया, तो फिर यहाँ पर मुझे फी लग सकता है, बिकॉज बैंक ने ना वो हिसाब से प्लान किया है कि तुम एवरी मंथ 0.1 million विड्रॉ करने ही वाले, अगर तुमने नहीं किया तो तुमको कमिटमेंट फी लग सकती है, तो दैट कमिटमेंट फी इज नॉट इंक्लूडेड हियर, ओके। वो तुमको जितना पे करना है तुम करो, नो प्रॉब्लम, बट अदर देन दैट ऑल इन कॉस्ट में ये सब इंक्लूड हो जाएगा। कितना हो सकता है ये कॉस्ट, तो सीलिंग है पर एनम, इट विल बी बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट्स। 450 बेसिस पॉइंट्स मतलब 4.5%। व्हाट इज बेंचमार्क रेट, तो अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी है तो 6 month लाइबोर फॉर डिफरेंट करेंसीज। अभी डॉलर में लोन है तो डॉलर का लाइबोर अलग होता है, पाउंड में लोन है तो पाउंड का लाइबोर अलग होता है, और एनी अदर 6 month रेट दैट इज एप्लीकेबल। जैसे नॉर्मली यूरो रहेगा ना तो यूरिबोर अप्लाई करेगा उसको, तो जो भी अप्लाई करता है वो करेंसी वाले को वो बेंचमार्क ले लो प्लस 4.5%। अगर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी है तो क्या, तो अब इंडिया में तो लाइबर वगैरह नहीं चलेगा, तो यील्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग मैच्योरिटी। अगर मेरा मैच्योरिटी समझो 10 साल का है तो 10 साल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का यील्ड दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर आईएनआर ईसीबी बेंचमार्क में, फिर बेंचमार्क के ऊपर 4.5% लगा दो, ओके। फिर नेक्स्ट आता है अदर कॉस्ट, ये था एआईसी ऑल इन कॉस्ट। अब है अदर कॉस्ट, तो अदर कॉस्ट में जो भी अपन ने ऊपर एक्सक्लूड कर दिया ना, जैसे कि कमिटमेंट फी वगैरह, वो भी चलेगा, आ जाएगा। सो अदर कॉस्ट ओवर एंड अबाउट द एआईसी सीलिंग लाइक पीनल इंटरेस्ट, प्रीपेमेंट चार्ज एक्सेट्रा फॉर ब्रीच ऑफ कोविनेंट कैनॉट एक्सीड 2% ओवर एंड अबाउट द कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। अब जैसे ऊपर कमिटमेंट फी था ना, कमिटमेंट में एक्चुअल देखो तो तुमने ब्रीच ही किया ना कोविनेंट। कोविनेंट मतलब क्या, टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखा था भाई, तू $0.1 million फॉर 10 months ड्रॉ डाउन करने वाला है, तुमने नहीं किया, तुमको यहाँ पर एक छोटा सा पेनल्टी या छोटा सा प्रीपेमेंट चार्ज। प्रीपेमेंट चार्ज क्या होता है, लोन जल्दी रीपे कर दिया ना तो भी चार्ज लगता है,
क्योंकि बैंक ने तो उसका कैलकुलेशन वो हिसाब से किया था कि पैसा जैसे जैसे आने वाला है एज पर शेड्यूल, बट तुमने प्रीपेमेंट कर दिया, उसका भी पेनल्टी लग सकती है। तो जो भी ऐसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोविनेंट ब्रेक करने के लिए पेनल्टी लगी, तो वो अप टू 2% अलाउड होगी ओवर एंड अबाउ द कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट। समझो मेरा कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट है 6%, तो ये जो है वो +2, मतलब टोटल कॉस्ट जो है ना मेरा वो 8% के ऊपर नहीं जाना चाहिए ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। ओके, और ये जो 6% है, दिस इज नथिंग बट योर AIC, जो ऑल इन कॉस्ट होता है वो, इसका भी सीलिंग है। तो अगर सीलिंग के साथ मैं डालू तो मैक्सिमम देखो इतना हो सकता है, इफ 6 मंथ लाइबोर इज 2.5%, तो मैक्सिमम कॉस्ट कितना इंकर हो सकता है, 2.5 का लाइबोर विच इज बेंचमार्क प्लस 4.5 का ऑल इन कॉस्ट एंड 2 का अदर कॉस्ट, तो टोटल मारो तो 9% तक का तुम्हारा टोटल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। ओके, फिर नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या, तो ये जो ECB से पैसा आया ना, यू कांट यूज इट फॉर द फॉलोइंग 4 पर्पसेस, तो दिस कॉल्ड एज प्रोहिबिटेड एंड यूजेस। पहला है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में थोड़े एक्सेप्शंस है। टाउनशिप के लिए वापरना है चलेगा, SEZ कंस्ट्रक्ट करना है चलेगा, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का है चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करना है चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट उसके अलावा रियल एस्टेट जैसे कि बिल्डिंग वगैरह बांधना है वो सब नहीं चलेगा। ओके, टाउनशिप चलेगा। टाउनशिप इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट एंड इट इज मच नीडेड। टाउनशिप में क्या होता है, तो इट इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, वो एक छोटा टाउन जैसा होता है, बहुत कुछ होता है उधर अंदर, वो सब चलेगा। बट एक सिंगल बिल्डिंग बनाने का, दैट इज काउंटेड एज रियल एस्टेट एंड अकॉर्डिंगली इट इज नॉट अलाउड। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉट अलाउड हो जाएगा। एंड वर्किंग कैपिटल, जनरल पर्पज लोन, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन और ऑन लेंडिंग फॉर अबव बाय NBFC, मतलब वर्किंग कैप, जनरल पर्पज, फिर ये रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन एंड सिमिलरली यही 3 पर्पज के लिए अगर NBFC ने रेज किया फॉर ऑन लेंडिंग तो नॉट अलाउड। बट एक्सेप्शन है, दोज मेंशन्ड इन केसेस BCDE ऑफ मैम्प विच वाज 0.6 ऑफ आवर नोट्स, ये अलाउ हो जाएगा। अब उधर क्या लिखा था, तो उधर मिनिमम टेनोर वगैरह लिखा था ना, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जितना भी है वो 5 साल 7 साल जो भी है, उधर तक समझो वो मिनिमम उतना अगर तुमने रखा ना वो अलाउ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो इफ यू रिमेम्बर, अपन ने एक नोट उधर लिखा था कि फॉरेन ब्रांच रहेगा ऑफ इंडियन बैंक, वो ये पर्पजेस के लिए लेंड नहीं कर पाएगा, तो इवन टेक इनटू कंसिडरेशन दैट पॉइंट ऑल्सो, वो नॉट अलाउड। उसके अलावा अगर कोई दे रहा है एंड मैम सेटिस्फाई कर रहे हो तो चलेगा। उसके बाद ECB फ्रेमवर्क डज नॉट अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट इन NCDs बाय इन इंडिया बाय रजिस्टर्ड FPIs। मतलब अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना है इंडिया में, किसको, FPI को, तो उनको ECB अप्लाई ही नहीं करेगा, बिकॉज उनके लिए देर आर सेपरेट रूल्स। नॉर्मली इनको है ना फ्रीडम दिया होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लोगों को थोड़ा बहुत फ्रीडम दिया होता है, दे कैन इन्वेस्ट। नाउ व्हाट इज FPI एंड व्हाट इज FDI, सी दोनों में फर्क होता है। दोनों इन्वेस्टमेंट ही करते हैं इंडिया में, बट FDI जो होता है ना, इट कम्स टू इंडिया एंड सेट्स अप अ बिजनेस एंड ओन्स एसेट्स, रन्स द बिजनेस वगैरह वगैरह। तो इक्विटी तो ला ही रहा है बट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। बेस्ट इसका वर्ड हो जाएगा ये, इट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इंडिया। बट FPI लोग क्या होता है, दे कम टू इंडिया फॉर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, दैट इज इनडायरेक्टली, मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेशन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, एंड नॉट टू सेट अप अ बिजनेस और ओन एसेट्स। ये दोनों में फर्क होता है FDI और FPI में। FDI इज नॉट इन सिलेबस, FPI भी सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मीनिंग लिख दिया है। तो अगर ये FPI लोग को यहाँ पर आके NCD में इन्वेस्ट करना है, ECB फ्रेमवर्क ही अप्लाई नहीं करेगा, बिंदास कर सकते हो। ओके, एंड FPI इज अ गैंग ऑफ FII। ये FPI में FII लोग का एक ग्रुप भी होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर के QI भी लोग। ओके, फिर ECB लिमिट्स एंड लीवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। भाई कितना ECB हम रेस कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से एंड कितना अप्रूवल रूट से। अप्रूवल एज द नेम सजेस्ट, टेक RBI अप्रूवल, एंड ऑटोमेटिक रूप में कोई अप्रूवल नहीं लेना, फ्रीली तुम कर सकते हो। तो फ्रीली के लिए रूल्स डाला है, यू कैन रेज ECB अप टू $750 million और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर। एवरी ईयर बिंदास तुमको लेना है, $750 million तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB रेज्ड फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर,
the ratio of ECB liability is to equity is up to 7:1. मतलब अगर 7:1 का ECB liability रेस और डिवाइड बाय इक्विटी, जैसे अपन डेट टू इक्विटी करते हैं ना बचपन में, ये डेट टू इक्विटी नहीं है, इधर ECB लायबिलिटी डिवाइड बाय इक्विटी आ जाएगा। ये रेशियो शुड नॉट एक्सीड 7:1। अगर एक्सीड कर गया तो फिर तुमको यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिमिलरली 750 मिलियन एक्सीड हो गया तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट ये रेशियो जो है ना 7:1, दिस विल नॉट अप्लाई if existing outstanding ECB plus proposed ECB is up to $5 million। तो अगर up to $5 million मतलब क्या, एकदम चिंदी छोटा लोन है, तो इट इज अलाउड इवन इफ 7:1 से ज्यादा है रेशियो तो भी चलेगा। तो याद रखना 7:1 तक चलेगा, उसके ऊपर आरबीआई अप्रूवल। एंड अगर एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज $5 मिलियन के ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर वो रेशियो भी नहीं देखना है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ECB लायबिलिटी टू इक्विटी रेशियो है उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखो, न्यूमरेटर में ECB लायबिलिटी है, कौन सा, ओनली फॉरेन करेंसी वाला, कौन सा, तो ऑल आएगा। ऑल मतलब क्या, तो आउटस्टैंडिंग एज वेल एज प्रपोज्ड, एंड दोनों भी फॉरेन करेंसी वाला ही चाहिए। फ्रॉम दैट फॉरेन इक्विटी होल्डर, मतलब हम पर फॉरेन इक्विटी होल्डर अलग से ये रेशियो कैलकुलेट करने वाले। ओके, तो वो वाले फॉरेन इक्विटी होल्डर ने मुझे कितना ECB दिया है वो न्यूमरेटर में आएगा, एंड वो भी फॉरेन करेंसी वाला। ओके, डिवाइड बाय इक्विटी, तो इक्विटी में क्या आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड शेयर प्रीमियम, अगेन एवरीथिंग इन फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी, अगेन फ्रॉम दैट इक्विटी होल्डर। ओके, तो याद रखना ऊपर और नीचे दोनों जगह पे फॉरेन करेंसी आएगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे FEH आएगा। मतलब वही फॉरेन इक्विटी होल्डर ने कितना मुझे ECB दिया, वही फॉरेन होल्डर ने कितना इक्विटी में इन्वेस्ट किया। ओके, अच्छा ये फिगर्स किधर से आएगा, तो फ्रॉम लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। And only direct FEH who holds 25% at least directly in the borrower will be considered। मतलब इधर इनडायरेक्ट वाला नहीं आएगा। If you remember, फॉरेन इक्विटी होल्डर में डायरेक्ट 25 था, इनडायरेक्ट 51 था। इनडायरेक्ट को गोली मारो, ग्रुप कंपनी वाले को भी गोली मारो, ओनली 25% वाले को ही कंसिडर करना है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट, FCY liability, direct FEH who lends डिवाइड बाय FCY इक्विटी अगेन ऑफ डायरेक्ट FEH who lends। तो बेसिकली वही FEH का अपने को देखने का। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक रूट वर्सेस द अप्रूवल रूट। ओके, ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, तो बेसिकली यू विल हैव टू अप्रोच द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक with their proposal along with filled form ECB। basically the borrower will have to approach the AD Cat 1 bank, proposal लेके जाएगा और form ECB fill करके जाएगा। अप्रूवल रूट में क्या रहेगा, तो अप्रूवल रूट में यू हैव टू अप्रोच द RBI with application under the same form ECB for examination through AD Cat 1 bank। इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिक रूट में ये जो बोरोवर है वो डायरेक्टली AD Cat 1 के पास जाएगा। अप्रूवल रूट में क्या होने वाला है, बैंक विल गो टू द AD Cat 1, AD Cat 1 will further process it and give it to the RBI। तो AD Cat 1 ही ultimately borrower will have to go to the AD Cat 1 only। RBI will consider the guidelines, the merits, macroeconomic situation कि भाई क्या हम बाहर से डॉलर लोन ले सकते हैं, is it good for the country। It will place the application before the empowered committee। RBI में एक empowered committee होता है which will recommend it to the RBI कि भाई क्या ये अप्रूव करना चाहिए या नहीं। So RBI will then consider the recommendation and take the decision। तो RBI ये करेगा अप्रूवल रूट में, टाइम लिमिट वगैरह नहीं दिया है। रिस्ट्रिक्शंस है थोड़े, फॉर इंडियन बैंक्स, फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड NBFCs। बैंक्स NBFCs तो ठीक है, सबको पता है। व्हाट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसमें 4 लोग आते हैं। नाबार्ड जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक एंड SIDB स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 लोगों को हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो बेसिकली बैंक्स, ऑल इंडिया FI एंड NBFC को क्या रिस्ट्रिक्शन है, इशूइंग गारंटी रिलेटिव टू ECB, इनको ये अलाउड नहीं होगा। एंड इन्वेस्टिंग इन FCCB और FCEB अगेन नॉट अलाउड। तो याद रखना, आगे अपन गारंटी पढ़ने वाला है, वहां पर इंडियन बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, दे कांट गिव गारंटी एंड दे आल्सो कांट इन्वेस्ट इन FCCB और FCEB। फिर LRN का कॉन्सेप्ट आता है। LRN मतलब क्या, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। बेसिकली तुम्हारा अगर ये ECB अप्रूव भी हो गया ना,
इफ यू वांट टू ड्रॉ डाउन द मनी, ड्रॉ डाउन मतलब क्या, लेंडर ने बोरोवर को एक्चुअल मनी ट्रांसफर किया, जो भी है, डॉलर है या रुपये है, व्हाटएवर, उसके पहले यू नीड एलआरएन। तो देखो एलआरएन इज नीडेड टू ड्रॉ डाउन ईसीबी, दैट इज टू रिसीव द फंड्स। बोरोवर क्या करता है, फॉर्म ईसीबी फाइल करेगा विथ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ईसीबी, जो भी तुमने डिसाइड किया रहेगा ना विद द लेंडर, टर्म्स एंड कंडीशन वो आएगा। एंड ये डुप्लीकेट में जाना चाहिए, 2 कॉपी जाएगी, किसको, एडी कैटवन बैंक को, वो फॉरवर्ड करेगा 1 कॉपी किसको, डायरेक्टर ऑफ आरबीआई डीएसआईएम का, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ईसीबी डिवीजन, बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में। इसके पास जाना चाहिए एप्लीकेशन, ये एडी कैट1 भेजने वाला है। एंड दिस पर्सन, दिस डायरेक्टर विल ग्रांट दी एलआरएन। एलआरएन आया ना, उसके बाद ये ड्रॉ डाउन हो सकता है, मतलब पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ नहीं, रादर ड्रॉ डाउन, मतलब कि मैं पैसा अब मंगवा सकता हूं। ओके, सो फर्स्ट आई विल टेक द एलआरएन, देन ओनली आई कैन ड्रॉ डाउन। ये डीएसआईएम इज डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। कॉपीज ऑफ लोन अग्रीमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, सिर्फ तुमको टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीफ में लिख के देना है। ओके, फिर नेक्स्ट है चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस। ऊपर तुमने जो टर्म्स एंड कंडीशन लिख के दिया था ना, व्हाट आर टर्म्स एंड कंडीशन, तो बहुत सारा हो सकता है कि जैसे इतने टाइम में, इतने पीरियड पे मैं ईएमआई भरूंगा, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इफ देयर इज एनी चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग एनी रिड्यूस्ड रीपेमेंट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। रिड्यूस रीपेमेंट मतलब क्या, तो बेसिकली डिस्काउंट मिल रहा है, $1 मिलियन का लोन के बदले आई विल पे ओनली 0.9 मिलियन, शायद उसने मुझे एक छोटा सा डिस्काउंट दे दिया कुछ तो भी रीजन की वजह से। So if reduce repayment हो रहा है, या for that matter any change in terms and condition, you have to report it to the DSIM via revised form ECB within 7 days from the date of change. जो दिन पे चेंज किया ना तुमने टर्म्स एंड कंडीशन, within 7 days पहुंच जाना चाहिए ये revised form ECB, and you have to mention all the changes in that form. फिर है मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। मंथली रिपोर्टिंग इट इज लाइक अ रिटर्न, जैसे अपन रिटर्न फाइल करते हैं ना जीएसटी वगैरह में, इट इज लाइक अ रिटर्न, मंथली तुमको फाइल करना है। तो मंथ एंड हुआ कि तुमको फॉर्म ECB 2 फाइल करना होगा टू दी एडी कैट1 बैंक इन सच अ मैनर दैट इट रीचेस DSIM विद इन 7 days फ्रॉम द मंथ एंड। मतलब अगेन बोरोवर जो है वो एडी कैट1 को देगा, एडी कैट1 जो है वो DSIM को देगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। कैसे भी करो, अगर मेरा मंथ यहाँ पर एंड हुआ 31 जैन, कुछ भी करो DSIM तक कब तक पहुंचना चाहिए, 7 फेब तक। मतलब यू मेक श्योर कि तुम ये एडी कैट1 को थोड़ा एडवांस में दे दो ताकि वो 7 तक उसको पहुंचा दे। तो क्वाइट पॉसिबल 1 या 2 फेब को ही दे दो, तब जाके 7 तक शायद वो पहुंच सकता है। एंड ये नॉर्मली फिजिकली होता है, तो तुमको ये बैंक में जाके सबमिट करना होगा। इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ही कम बैंक्स करते हैं। ओके, फॉर्म ECB 2 मस्ट इंक्लूड चेंजेस इन द ECB पैरामीटर्स ऑल्सो। मतलब अपन ऊपर पढ़ा ना कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अगर चेंज हुआ ना, तो फॉर्म ECB तो फाइल करना ही है, फॉर्म ECB 2 में भी तुमको मेंशन करना पड़ेगा। तो समझो अगर जनवरी में कोई चेंज हुआ, तो जो चेंज है ना, वहां से 7 डेज के अंदर तुमको फॉर्म ECB भरना है। एंड मंथ एंड के बाद 7 डेज में जो रिटर्न फाइल करना है विच इज 7 फेब तक, वो ECB 2 में भी तुमको वो चेंजेस मेंशन करना है। ओके, फिर लेट सबमिशन फी है कि अगर तुमने कोई डिले किया इन रिपोर्टिंग, तो देखो पहली बात तो जो 2 टाइप की पेनल्टी है, मतलब ECB एंड ECB 2, ये 2 फॉर्म के लिए है। पहले समझ लो पेनल्टी किसके लिए लगने वाली है। इट विल बी डिले इन रिपोर्टिंग ड्रॉ डाउन ऑफ ECB बिफोर ऑब्टेनिंग LRN, और डिले इन फाइलिंग रिटर्न्स वाया फॉर्म ECB 2। ECB 2 तो ठीक है, ECB 2 में तुमको रिटर्न फाइल करना है, इफ यू डोंट फाइल इट ऑन टाइम तो तुमको पेनल्टी लगेगा। फॉर्म ECB का क्या है, तो डिले इन रिपोर्टिंग ड्रॉ डाउन ऑफ ECB बिफोर ऑब्टेनिंग LRN। इफ यू रिमेंबर, अपने को जो LRN ऑब्टेन करने का था, लेट्स से वी स्टडीड दिस, बोरोवर जो है वो एडी कैट1 के पास जाएगा फॉर्म ECB लेके डुप्लीकेट में, और बाद में आगे वो क्या करेगा, RBI में DSIM को भेज देगा। ओके, 1 कॉपी। तो ये जो है ना, ये उसने भेज दिया, यहाँ से LRN आ गया, उसी के बाद ड्रॉ डाउन कर सकते हो। बट ये क्या बोलता है, देयर इज अ डिले इन रिपोर्टिंग ड्रॉ डाउन ऑफ ECB बिफोर ऑब्टेनिंग LRN। मतलब नॉर्मली तुमने क्या किया पता है, ड्रॉ डाउन पहले ही कर लिया LRN के, मतलब LRN तुम्हारे पास है ही नहीं और तुमने ड्रॉ डाउन कर दिया है, तो दैट विल बी काउंटेड एज डिले इन रिपोर्टिंग दैट ड्रॉ डाउन। उसमें भी डिले हो सकता है, तो जब भी तुमने ड्रॉ डाउन किया ना, यू हैव टू रिपोर्ट इट टू दी DSIM। तो देखो डिले अगर फॉर्म ECB 2 का है, इफ द डिले इज अप टू 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन, जिसको DOS बोलेंगे। ड्यू डेट ऑफ सबमिशन मतलब क्या, तो जनवरी है तो 7 फेब,
अब 7 फेब के बाद अगर एक दिन भी डिले हुआ तो वो 1 मंथ काउंट किया जाएगा, और रादर अप टू 30 डेज वाले लिमिट में काउंट किया जाएगा, एंड लेट सबमिशन फी विल बी 5000। फिर अगेन यही ECB2 का अप टू 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन है, मतलब 30 डेज पास हो चुका है अब डिले, एंड उसके बाद कभी भी अप टू 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन तो 50,000 पर एनम लगेगा, मतलब हर एक साल का 50,000। अगर फॉर्म ECB में डिले हुआ, नॉर्मली क्या होता है LRN लेना है उसके बाद ड्रॉ डाउन करना है, बट तुमने ड्रॉ डाउन कर लिया, तो ड्रॉ डाउन किया तभी तुमको क्या करना है, ये ECB फॉर्म ECB फाइल करना होगा। सो अप टू 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट और रादर द डेट ऑफ ड्रॉ डाउन, तो 50,000 पर एनम हो जाएगा तुमको। फिर ECB2 अगर बियॉन्ड 3 इयर्स का डिले है फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन, तो 1 लाख पर एनम। एंड फॉर्म ECB बियॉन्ड 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉ डाउन, तो 1 लाख पर एनम। तो इतना पेनल्टीज लगने वाला है। कैसे पेनल्टी पे करनी है? इट विल बी पेड टू द RBI थ्रू any AD Cat 1 bank again by DD in favor of Reserve Bank of India. Other modes are also permitted. Delay will be equal to contravention subject to compounding and adjudication under FEMA 1999. मतलब अगर तुमने ये डिले किया ना इन फाइलिंग ECB या ECB2, तो इट विल बी काउंटेड एज अ कॉन्ट्रावेंशन। तो FEMA में जो कंपाउंडिंग या एडजुडिकेशन के रूल्स होते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर जाएंगे। ओके, फिर प्राइस पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स अब्रॉड। पार्किंग मतलब क्या? तो जो पैसा मुझे मिला है लोन का वो मुझे डिपॉजिट करके रखना है, थोड़े टाइम तक मुझे उसको यूटिलाइज नहीं करना है, सो आई विल इन्वेस्ट इट समवेयर। तो देखो, ECB प्रोसीड्स मेंट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर कैन बी पार्क्ड और डिपॉजिटेड अब्रॉड टिल इट्स यूटिलाइजेशन बाय इन्वेस्टिंग इन द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। अब नॉर्मली क्या होता है, इंपोर्ट वगैरह करता हूँ ना, तो मेरा डॉलर में एक्सपेंडिचर काफी होगा, तो एक्सपेंडिचर समझो 2 महीने बाद होने वाला है, तो 2 महीने तक क्या करूं, आई कैन इन्वेस्ट इट इन लिक्विड एसेट्स जैसे कि डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय अ बैंक रेटेड नॉट लेस देन AA माइनस बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच IBCA, और AA3 बाय मूडीज। क्या होता है ये लोग रेटिंग एजेंसीज होते हैं, ये लोग बहुत सारा रेटिंग देते हैं अलग अलग लोगों को, तो AA माइनस के नीचे वाला रेटिंग नहीं होना चाहिए। AA माइनस क्या ना, नीचे B वाले से शुरू हो जाएगा या सिंगल A से शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रिपल A से शुरू होता है, ट्रिपल A में प्लस, ट्रिपल A फिर माइनस, वैसे ही AA में होता है प्लस AA माइनस। तो AA माइनस के नीचे वाला रेटिंग के बैंक के साथ तुम ये डिपॉजिट नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ 1 ईयर मेच्योरिटी विद द सेम मिनिमम रेटिंग, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसका रेटिंग AA माइनस या AA3 के नीचे नहीं है। फिर डिपॉजिट्स विद फॉरेन ब्रांच और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक्स अब्रॉड। कोटक महिंद्रा इंडिया का, कोटक महिंद्रा US का ब्रांच रहेगा ना, उधर तुम डिपॉजिट करके रखो चलेगा, बिकॉज इट इज फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर ना, तो फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर तुमको इन्वेस्ट करके रखना है, दैट इज वाई अब्रॉड की कोई भी सब्सिडरी या ब्रांच। पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स डोमेस्टिकली, मतलब जो इंडियन रुपी का एक्सपेंडिचर रहेगा उसके लिए, तो ECB proceeds meant for INR expenditure must be credited immediately to the rupee accounts with AD Cat 1 bank in India। मतलब जो रुपये एक्सपेंडिचर के लिए प्रोसीड्स है, जो लोन का पैसा है जो तुम रुपये एक्सपेंडिचर के लिए यूज करने वाले हो, इमीडिएटली तुमको एक रुपये अकाउंट खोलना है एंड AD Cat 1 के साथ खोलना है, यू हैव टू डिपॉजिट दैट मनी। फंड्स कैन बी पार्क्ड इन टर्म डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट मतलब क्या, FD with AD Cat 1 बैंक फॉर मैक्सिमम 12 months क्यूमुलेटिवली। मतलब बेसिकली मैं कितना भी टाइम रखूँ, ठीक है, कितना भी टाइम FD करूँ, टोटल उसका पीरियड 12 मंथ्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड टर्म डिपॉजिट्स मस्ट बी अनएनक्यूम्बर्ड, मतलब इट कैन नॉट बी केप्ट एज कोलैटरल। अगर मैंने FD किया, वो FD को मैंने गिरवी रख के वापस लोन लिया, वो नहीं चलेगा, इट हैज टू बी अनएनक्यूम्बर्ड। फिर नेक्स्ट है, खुफिया लोगों को ढूंढने के लिए, मिस्टर इंडिया या विजय माल्या टाइप लोगों को ढूंढने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अनट्रेसेबल एंटिटीज, नॉट फॉर एक्चुअली ढूंढने के लिए नहीं, अगर समझो कोई इनविजिबल हो गया या कोई भाग गया वगैरह, तो क्या एक्शन ले सकता है AD Cat 1 बैंक, फुल वाट लगा देगा। देखो, पहली बात तो अनट्रेसेबल एंटिटी क्या है? अनट्रेसेबल एंटिटी इज अ बोरोवर हु हैज रेज्ड ECB and it will be untraceable entity if the following happens। क्या? तो if the entity, its directors, promoters or auditors are not reachable or responsive over email, letter or phone for at least 2 quarters, 6 महीना at least, with at least 6 documented reminders or communication, behaving like ex-girlfriend,
कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तुम ट्राई करो, रीच करने का ट्राई करो, रिप्लाई लेने का ट्राई करो, आ ही नहीं रहा है सामने से, तो ईमेल, लेटर, फोन सब ट्राई कर लिया, एटलीस्ट 2 क्वार्टर तक नो रिप्लाई एंड एटलीस्ट 6 डॉक्यूमेंटेड रिमाइंडर्स. ओके, प्लस नेक्स्ट कंडीशन, entity is not found to be operative at registered office as per address with the AD Cat 1 bank. AD Cat 1 के पास जो एड्रेस है ना, उधर ऑपरेशंस नहीं हो रहा है, और ड्यूरिंग विजिट बाय AD बैंक्स ऑफिशियल्स और एनी ऑफ इट्स एजेंसी, मतलब इसने अपने ऑफिशियल को भेजा रहेगा या कोई एजेंसी को भेजी रहेगी वही एड्रेस पे, एंड इट इज नॉट ऑपरेटिव, मतलब कि खाली नाम का एड्रेस डाला रहेगा. एंड एक और कंडीशन, एंटिटी हैज नॉट सबमिटेड इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स सर्टिफिकेट फॉर एटलीस्ट लास्ट 2 years. लास्ट 2 साल में स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट नहीं दिया है, ये भी आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखा है कि एवरी ईयर आपको देना है. समझो लास्ट 2 साल से नहीं दिया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब यू आर अनट्रेसेबल एंटिटी. SOP must be followed, standard operating procedure must be followed by AD Cat 1 bank in case of untraceable entity which has failed to submit returns under the ECB framework, physically हो या electronically हो, for at least 8 quarters. मतलब पहले तुम ये तीनों कंडीशन चेक करो और कंक्लूड करो कि ये अनट्रेसेबल एंटिटी है. उसके बाद नीचे हम जो अभी पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या एक्शंस ये AD Cat 1 ले सकता है, तो वो एक्शंस अगर उसको लेना है ना, तो फॉर दैट ये अनट्रेसेबल एंटिटी ने 8 क्वार्टर में रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ होना चाहिए. मतलब क्या है, तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, वो अनट्रेसेबल एंटिटी है बाय चांस, बट स्टिल अनट्रेसेबल एंटिटी होके भी उसने क्या किया, ये लास्ट 8 क्वार्टर का हर एक क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया, या लेट्स से लास्ट 8 क्वार्टर छोड़ो, उसमें से लेट्स से 7 क्वार्टर में नहीं किया, बट 1 क्वार्टर में उसने फाइल किया. 1 क्वार्टर मतलब 3 महीना, तो 3 मंथली रिटर्न उसने फाइल किया. अगर उसने फाइल किया ना, तो आगे का पूरा गेम फ्लॉप हो जाएगा, मतलब आगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ना, वो AD Cat 1 फॉलो नहीं कर पाएगा. सो बी केयरफुल, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो वो अनट्रेसेबल है, बट अगर नीचे वाले सारे जो एक्शंस लिखे होंगे, अगर वो एक्शन लेने हैं AD Cat 1 को, देन 8 क्वार्टर के रिटर्न्स भी फाइल्ड नहीं होने चाहिए, देन ओनली इट कैन टेक द एक्शंस. तो अब ये अनट्रेसेबल एंटिटी के साथ AD Cat 1 बैंक क्या क्या एक्शन ले सकता है. तो पहला, it will file revised form ECB if required, and last form ECB2 without the certification from the company with untraceable entity written in bold on the top. इसका मतलब क्या है कि अगर उसको लगता है, उसको कोई इंफॉर्मेशन मिला है कि कोई चेंजेस हुआ है ECB में, तो वो फॉर्म ECB रिवाइज करके फाइल कर देगा. फिर लास्ट फॉर्म ECB2 लास्ट महीने का जो भी रहेगा वो फाइल कर देगा. AD Cat 1 बैंक खुद फाइल करने वाला है विदाउट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि कंपनी तो लापता है. एंड जब भी ये रिटर्न फाइल करेगा तो टॉप पे बोल्ड पे ऊपर लिख देने का अनट्रेसेबल एंटिटी, ताकि वो DSIM को पता चल जाए कि भाई ये लापता हो गया. अच्छा, ऐसा लायबिलिटी, दिस लायबिलिटी विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम इंडियाज एक्सटर्नल डेट अमाउंट, बट लेंडर कैन स्टिल रिकवर इट. मतलब लेंडर क्या है, उसको सू कर सकता है, बट इंडिया के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से हट जाएगा. मतलब नाउ इंडिया डज नॉट हैव दैट फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग. हम ऐसा मानेंगे कि ये बैड डेट्स हो गया, हमने ये लायबिलिटी से राइट ऑफ कर दिया. अपना ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड व्हेन एनी एंटिटी बिकम्स अनट्रेसेबल. ED इज द बाप ऑफ FEMA. FEMA का हर एक एनफोर्समेंट ED करता है, इवन सम पार्ट ऑफ PMLA. तो ये ED को बता दो कि भाई ये अनट्रेसेबल है. उसके बाद ED तो जो बैंड बजाएगा, रिया चक्रवर्ती के साथ अभी हो ही रहा है. रिया चक्रवर्ती को वो ड्रग्स में उसने कुछ ना कुछ ये किया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ा. इसका काम है फाइनेंशियल क्राइम पकड़ने का, ये FEMA PMLA वगैरह, बट उसने ड्रग्स पकड़ लिया. तो ED इज लाइक द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, दो इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी. इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपना CBI है, बट स्टिल ED डज अ बेटर वर्क. तो ED को बता दो कि भाई ये अनट्रेसेबल हो गया. नो फ्रेश एप्लीकेशन फ्रॉम दैट अनट्रेसेबल एंटिटी कैन बी प्रोसेस्ड. अगर ये आता भी है ना कोई एप्लीकेशन लेके कि भाई मुझे अभी और बोरोइंग करना है वगैरह, रिजेक्ट मार दो डायरेक्ट. तो नो इनवर्ड रेमिटेंस और डेट सर्विसिंग विल बी अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट. इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली जो अनट्रेसेबल एंटिटी है, वो अनट्रेसेबल एंटिटी को बाहर से कोई लोन आता रहेगा या बाहर से कोई लोन रीपेमेंट आता रहेगा, जो भी बाहर से उसका आता रहेगा ना, तो वी विल ब्लॉक दैट अंडर ऑटोमेटिक रूट. मतलब अब अगर उसको कोई चीज कलेक्ट करनी है ना, कोई भी पैसा, तो उसको RBI का अप्रूवल लगेगा. ओके, तो ये 4 एक्शंस ले सकता है AD Cat 1 बैंक. उसके साथ पावर्स डेलीगेटेड टू द AD Cat 1 बैंक्स, क्या क्या पावर डेलीगेट किए हैं. तो पहला, दे कैन अप्रूव एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द बोरोवर विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन ECB.
अगर ईसीबी में कोई भी चेंजेस हुआ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह में तो वो अप्रूव करेगा एडी कैट वन बैंक, एक्सेप्ट एफसीसीबी एफसीईबी। ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल या एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स जो है उसके लिए फिर आरबीआई में जाना पड़ेगा। They must ensure that all changes, including the change of borrower, change of lender, transfer of ECB, etc., comply with the ECB norms and are done with the lender's consent. शायद बोरोवर ही चेंज हो गया, होता है। अगर मैंने लोन लिया है ना तो मैंने ये लोन अब जो लेट्स से मुझे पे करना है ना वो मैंने किसी और को असाइन कर दिया। सो अब समझो रिलायंस से लोन लिया था तो रिलायंस ने टाटा को दे दिया, दिस इज चेंज ऑफ बोरोवर। रिलायंस पहले रीपे करने वाला था, अब टाटा रीपे कर देगा। या फिर लेंडर चेंज हो गया, जो ईसीबी लेंडर था वो चेंज हो गया। व्हाटएवर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस यू हैव टू एंश्योर कि भाई ईसीबी नॉर्म्स फुलफिल हो। नहीं तो पता चला कि कल जो था लेंडर वो बैंक ऑफ अमेरिका था, नो प्रॉब्लम, बट अब लेंडर बैंक ऑफ कोरिया बन गया, जो अपना वो एफएटीएफ आईएसको में कंप्लायंट नहीं है वो, तो दिक्कत हो जाएगी। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द ईसीबी नॉर्म्स एंड लेंडर का कंसेंट होना चाहिए। कोई भी चेंज हुआ तो जो नॉन रेसिडेंट लेंडर है उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग कैन बी डन अंडर द ऑटोमेटिक रूट। 5 चीज ऑटोमेटिक रूट में तुम कर सकते हो। चेंज ऑफ एडी कैट वन बैंक पहला है। चेंज ऑफ एडी कैट वन बैंक कैसे कर सकते हो? इट इज अलाउड ओनली आफ्टर टेकिंग एनओसी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एडी कैट वन बैंक। कोटक महिंद्रा से एचडीएफसी में जाने का तो कोटक महिंद्रा का एनओसी ले लो, फिर एचडीएफसी में चले जाओ, फिर तुम्हारा अकाउंट जो है पूरा का पूरा अब एचडीएफसी हैंडल करेगा। तो इनफ्लो आउटफ्लो जो भी है इट विल बी थ्रू एचडीएफसी। सेकेंड चीज यू कैन डू अंडर ऑटोमेटिक रूट इज द कैंसिलेशन ऑफ एलआरएन। Now what was LRN if you remember? अगर मुझे कोई ड्रॉ डाउन करना है ना उसके पहले LRN लेना पड़ता है, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद ही ड्रॉ डाउन होगा। ड्रॉ डाउन मतलब क्या? तो फंड्स मंगवाने का। ये लेंडर है, ये बोरोवर है, बोरोवर पहले LRN ले लेगा, उसके बाद ही ये फंड्स इधर से इधर ट्रांसफर होने वाला है, जो भी है डॉलर रुपी जो भी है। तो अगर मैंने ड्रॉ डाउन नहीं किया ना उसके पहले आई कैन कैंसिल द LRN, वो रूल है। देखो एडी कैट वन बैंक विल अप्रोच द DSIM ऑफ आरबीआई। कभी अप्रोच कर सकता है? ओनली इफ नो ड्रॉ डाउन फॉर दैट एलआरएन टुक प्लेस। मतलब ये एलआरएन जो मैंने लेके रखा है, मैं पैसा मंगवाने वाला था बट मैंने नहीं मंगवाया, दैट इज व्हाई आई एम कैंसिलिंग द एलआरएन। ओके, अलाउड। एंड ऑल्सो इट इज अलाउड ओनली इफ ECB2 मंथली रिटर्न्स टिल डेट आर सबमिटेड टू द DSIM। देखो क्वाइट पॉसिबल है जो एलआरएन है ना ये मुझे जैन में मिला, तो मुझे जैन का ECB2 फाइल करना पड़ेगा। समझो फेब चला गया, फेब का भी ECB2 फाइल करूंगा। बाद में इन द मंथ ऑफ मार्च आई एम डिसाइडिंग कि मैं ये कैंसिल करवा लेता हूँ एलआरएन, बिकॉज मैं पैसा नहीं मंगवा रहा हूँ, आई डोंट नीड द मनी, या सामने वाला देने के लिए तैयार नहीं है, व्हाटएवर। तो एलआरएन जब तक था समझो 2 महीना, तो दोनों महीने का मंथली रिटर्न तुमको ECB2 तो फाइल करना ही पड़ेगा, देन यू कैन कैंसिल द एलआरएन। Third cheese, what you can do under automatic route is the refinancing of existing ECB. What is refinancing? It means borrow to repay a loan. जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो ये नॉन रेसिडेंट लेंडर है और यहाँ पर अपना रेसिडेंट बोरोवर है। इसने लोन तो ले लिया है, समझो ये लोन है, एकदम इजी एग्जाम्पल लेते हैं, $1000 का लोन है। अगर ये $1000 का लोन लिया है इसने, अब उसके पास पैसे नहीं है रीपे करने के लिए, या समझो पैसे है फिर भी उसको बोरो करके रीपे करना है, तो इट इज अलाउड। मतलब वो क्या करेगा, यहाँ से एक नया लेंडर आएगा, अब नया लेंडर से वो लोन लेगा, लेट्स से $1000 का ही वो लोन ले रहा है, एंड धीरे धीरे वो क्या करेगा, इसको रीपे करते जाएगा। बट धीरे धीरे अलाउड है, वन शॉट पेमेंट नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड? बिकॉज कंडीशंस है। देखो refinancing the existing ECB by fresh ECB is allowed if पहला outstanding maturity of existing ECB is not reduced। मतलब ये जो है ना नॉन रेसिडेंट लेंडर ने तुमको $1000 दिया है, वो एज शेड्यूल ही जाएगा, उसका मेच्योरिटी कम नहीं होना चाहिए। 3 साल का डिसाइडेड है ना शेड्यूल, तो 3 साल में ही तुमको पे करना है। सेकेंड, ऑल इन कॉस्ट ऑफ फ्रेश बोरोइंग शुड बी लेस देन ऑल इन कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग। ये तो नॉर्मल है, रैशनल है, लोग यही करेंगे। अगर मुझे 7% पे नया लोन मिल रहा है और पुराना लोन जो था वो 9% पे था, देन ओनली आई विल बोरो ना 7% पे। तो आप क्या करूंगा, 7% पे बोरो करके 9 वाले को रीपे करते जाऊंगा धीरे धीरे। एंड थर्ड, बोरोवर इज एलिजिबल एज पर द प्रेजेंट फ्रेमवर्क ऑफ ECB। देखो ये जो अपना रेसिडेंट बोरोवर था ना, इसने 2 साल पहले ECB लिया था, अब वो रीफाइनेंसिंग के लिए वापस ECB ले रहा है 2 साल बाद, तो 2 साल बाद भी बोरोवर शुड बी एलिजिबल। जो क्राइटेरिया अपन ने पढ़ा है अभी तक, वो बोरोवर शुड बी एलिजिबल। बोरोवर अगर एलिजिबल होगा तो ही तुम ये रीफाइनेंसिंग में एंटर कर पाओगे। फिर नेक्स्ट है रीफाइनेंसिंग ऑफ ECB रेज्ड अंडर ओल्ड फ्रेमवर्क इज आल्सो अलाउड इफ न्यू ECB फ्रेमवर्क एलिजिबिलिटी इज मेट।
मतलब वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, समझो 2-3 साल पहले अगर लिया था तो अभी ओल्ड ईसीबी फ्रेमवर्क होगा एंड अभी समझो न्यू ईसीबी फ्रेमवर्क है, तो ओल्ड से न्यू में ट्रांसफर तो कर सकते हो, मतलब रीफाइनेंसिंग तो कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुम न्यू में एलिजिबल हो, मतलब यू शुड बी दैट बोरोवर। पार्ट फाइनेंसिंग चलता है क्या? तो आंसर इज यस, पार्ट रीफाइनेंसिंग इज आल्सो अलाउड। क्या इंडियन बैंक्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे इन रीफाइनेंसिंग? तो आंसर इज यस, बट ओनली फॉर हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स, जैसे कि AAA रेटेड होना चाहिए उसको, एंड ओनली फॉर महारत्ना एंड नवरत्न PSUs। मतलब अगर अच्छा बोरोवर है ना, अच्छे बोरोवर को तुम रीफाइनेंसिंग में हेल्प करो, नो प्रॉब्लम। तो ये AAA रेटेड होना चाहिए कॉर्पोरेट, एंड अगर PSU है तो महारत्ना नवरत्न होना चाहिए, मनी रत्न नहीं होना चाहिए, मनी रत्न थर्ड कैटेगरी होता है, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज द कन्वर्जन ऑफ ECB टू इक्विटी, मतलब बेसिकली डेट टू इक्विटी। तो इसमें क्या क्या रूल है? पहली बात तो कौन सा कन्वर्ट मार सकते हो, मेच्योर्ड बट अनपेड, और ECB नॉट येट मेच्योर्ड कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। मेच्योर्ड बट अनपेड मतलब क्या? तो भाई ड्यू डेट आ चुका है बट मैंने पे नहीं किया है, या समझो ड्यू डेट आया ही नहीं है, जो भी केस है यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी। बट याद रखना जब भी तुम इक्विटी में कन्वर्ट मारते हो, पहले क्या हो रहा है, समझो ये रिलायंस है, तो ये रिलायंस के लायबिलिटी साइड पे समझो डॉलर लोन दिख रहा है, दिस वाज ECB, इसको अपन ECB बोलते हैं। बट जब इसको इक्विटी में कन्वर्ट मारा ना, तो इधर इक्विटी आ जाएगा विच इज हेल्ड बाय अ फॉरेनर, जिसको अपन बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब ECB के रूल्स तो खत्म हो जाएंगे बट FDI के रूल्स शुरू हो जाएंगे, सो यू हैव टू कंप्लाई विद FDI रूल्स। सो व्हेन यू कन्वर्ट ECB इनटू इक्विटी, फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। देखो क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन बोलता है एक्टिविटी ऑफ द बोरोवर कंपनी इज कवर्ड बाय ऑटोमेटिक रूट फॉर FDI और गवर्नमेंट्स अप्रूवल इज रिसीव्ड वेरेवर एप्लीकेबल एज पर द FDI पॉलिसी। ये जैसे ये वाले ECB फ्रेमवर्क में भी ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट है, वैसे ही FDI में भी ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट है। तो ऑटोमेटिक है तो वो एक्टिविटी कवर होना चाहिए, अगर समझो अप्रूवल चाहिए तो गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो FDI पॉलिसी के हिसाब से, देन यू कैन कन्वर्ट। सेकेंड, कन्वर्जन शुड बी विद द लेंडर्स कंसेंट विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, मतलब ऑफ कोर्स वो लेंडर मानना चाहिए। कल उठ के लेंडर को पता चला कि भाई मेरे डेट को इसने इक्विटी में कन्वर्ट मार लिया और वो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह नहीं कर रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। सो लेंडर का कंसेंट लेना चाहिए विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, कोई भी उससे एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे, एंड विदाउट ब्रीचिंग द FDI सेक्टोरल कैप एज पर प्राइसिंग गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। सेक्टोरल कैप मतलब क्या? तो अगर समझो ऑयल सेक्टर है, ऑयल सेक्टर में फॉर एग्जांपल FDI अलाउड है 74, या समझो बैंकिंग सेक्टर में अलाउड है 74, या समझो टेलीकॉम सेक्टर है, व्हाटएवर, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग रेट्स है, तो वो कैप के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं जाना चाहिए। तो समझो अगर ऑयल सेक्टर का मैं लेता हूँ 74, अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम समझो ये कंपनी है, अगर HPCL कंपनी है समझो उसमें 100 रुपीज का शेयर कैपिटल है, तो 74 रुपीज का शेयर कैपिटल जो है वो FDI हो सकता है, फॉरेनर्स होल्ड कर सकते हैं। तो ये सेक्टोरल कैप है, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए, 74 का 75 नहीं होना चाहिए। एंड प्राइसिंग गाइडलाइंस एज पर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट है ना प्राइसिंग गाइडलाइन निकालता है कि भाई कितने रुपीज पर शेयर पे ये कन्वर्ट मारेंगे, तो उसके लिए देयर आर गाइडलाइंस, फॉलो दैट। नेक्स्ट है, अगर तुमने पार्शियल कन्वर्जन मारा, पूरे लोन को नहीं आधे लोन को समझो कन्वर्ट मारा, देन यू हैव टू फाइल फॉर्म FCGPR, फॉरेन कोलैबोरेशन जनरल परमिशन रूट बोलते हैं इसको, फॉर FDI फ्लो एंड ECB2 फॉर ECB। मतलब पार्शियल कन्वर्जन मारा तो अब डेट भी है इक्विटी भी है, तो इक्विटी के लिए FCGPR, डेट के लिए ECB2, ये दोनों रिटर्न या दोनों फॉर्म तुमको फाइल करना है। व्हाट इफ फुल कन्वर्जन हुआ? फुल कन्वर्जन है तो खाली FCGPR करना है तुमको एवरी टाइम, एंड 1 ECB2 फॉर द लास्ट टाइम। अब लास्ट ना खत्म हो गया डेट, तो लास्ट टाइम एक बार ECB2 कर दो, उसके बाद आगे से मत करना। ECB2 must be filed with the remarks that ECB partially or fully converted into equity, ऐसा ऊपर लिख के बोल्ड में दे देने का, तो अगर पार्शियली है तो पार्शियली, फुल्ली है तो फुल्ली। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सचेंज रेट एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ कन्वर्जन और लेसर रेट कैन बी अप्लाइड विद म्यूचुअल अग्रीमेंट विद द लेंडर। एक्सचेंज रेट किधर काम आने वाला है? समझो फॉर एग्जाम्पल अपना $1000 का लोन है, ये ECB है, रिलायंस का शेयर प्राइस है ना 1000, जैसे अज्यूम कर रहा हूँ, डबल है बट ठीक है, 1000 पर शेयर का भाव चल रहा है, ओके। अब कितने शेयर दूं? 1000 के हिसाब से कितने शेयर दूं? तो मैं यहाँ पर पहले रुपी का एक्सचेंज रेट लगाऊंगा, रुपी डॉलर का, और उसको कन्वर्ट मार के 75,000 बना देता हूँ। अकॉर्डिंगली आई विल गिव 75 शेयर्स टू दिस पर्सन। अब ये एक्सचेंज रेट का बात हो रहा है,
तो ये एक्सचेंज रेट 75 लो या उससे कम लो अगर लेंडर मानता है तो। लेंडर बोलता है 74,000, ओके, तो 74 शेयर देंगे इंस्टेड ऑफ 75, ओके। नेक्स्ट, अदर लेंडर्स टू द बोरोवर मस्ट गिव अ कंसेंट और एटलीस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ इट। अगर तुमने डेट टू इक्विटी कन्वर्ट मारा तो दूसरे लेंडर्स का पहले बोलता है कि कंसेंट लो, बट ठीक है चलो कंसेंट नहीं लिया तो उनको एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो। एंड आरबीआईज रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस आर टू बी फॉलोड। जैसे कंपनी लॉ में सेक्शन 230 में पढ़ा था, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का गाइडलाइंस होता है, वो गाइडलाइंस तुमको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ईसीबी, इवन दिस इज अलाउड अंडर दी ऑटोमेटिक रूट। सिक्योरिटी मतलब क्या, तो कोई चीज गिरवी रखनी है, कोलैटरल रखनी है। तो नॉन रेसिडेंट लेंडर है, यहाँ पर रेसिडेंट बोरोवर है। नॉन रेसिडेंट लेंडर ने उसको एफसीवाई या आईएनआर लोन दिया, मतलब के फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। ये सामने क्या रखेगा, कोलैटरल रखेगा कुछ, या फिर चार्ज क्रिएट करेगा ऑन व्हाट, ऑन आइदर इमूवेबल एसेट्स और मूवेबल एसेट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। या तो ये करो सिक्योरिटी, तो या तो फिर गारंटी लेके आओ। तो इशू पर्सनल और कॉर्पोरेट गारंटी इन फेवर ऑफ द लेंडर और सिक्योरिटी ट्रस्टी। गारंटी देना मतलब क्या है, तो भाई अगर ये बोरोवर नहीं पे कर पाया तो कोई और पे करेगा लोन। नाउ दिस इज इशूड इन द फेवर ऑफ द लेंडर। ये तो समझा कि भाई लेंडर को डायरेक्टली अगर इसने पैसा नहीं दिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो गारंटर है, ये गारंटर जो है डायरेक्टली वो लेंडर को दे देगा। ये ठीक है, ये समझा। व्हाट इज दिस सिक्योरिटी ट्रस्टी देन? अंडरस्टैंड व्हाट इज सिक्योरिटी ट्रस्टी। तो जब भी अपन बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं ना, उसमें ऐसा होता है कि समझो ये एक इशूअर कंपनी है जो बॉन्ड्स इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करती है, और यहाँ पर है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को अपन लेंडर बोलते हैं, पैसा दे रहा है वो, एंड इशूअर को अपन बोरोवर बोलते हैं। तो इशूअर जब भी इन्वेस्टर को बॉन्ड्स या डिबेंचर्स देता है ना, तो सामने एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है। ये इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे देयर इज अ ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी बोलते हैं। फिर जो भी हुआ ना अग्रीमेंट बनाने का, साइन करने का, सू करने का, वो सब ये ट्रस्टी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दीज इन्वेस्टर्स, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं स्कैटर्ड ऑल अराउंड द कंट्री। तो ये ट्रस्टी जो है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आइदर ये जो इशूअर कंपनी है, इसका जो गारंटर है ना, ये गारंटर जो है आइदर वो डायरेक्टली लेंडर को पैसा देगा या फिर वो ये ट्रस्टी को पैसा देगा। ट्रस्टी क्या करेगा, आगे लेंडर्स को पैसा देगा। So this is called as issuing guarantee in favor of either the lender or the trustee. ये सब तुम कर सकते हो। अब ED Cat 1 banks can allow creation or cancellation of charge or issue of guarantee if, मतलब ये क्रिएशन कैंसिलेशन ऑफ चार्ज या ऊपर जो हमने गारंटी वगैरह पढ़ा, ये कभी अलाउ करेगा इफ अंडरलाइंग ECB इज इन कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल गाइडलाइंस। मतलब अभी जो ECB फ्रेमवर्क चल रहा है उसके हिसाब से है। If there is a clause in the loan agreement requiring the borrower to create or cancel charge or issue any guarantee, मतलब बेसिकली लोन अग्रीमेंट में क्लॉज होना चाहिए। एंड थर्ड, NOC फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंडियन लेंडर्स इज रिसीव्ड इन केस ऑफ क्रिएशन ऑफ अ चार्ज। कभी भी तुम चार्ज क्रिएट करते हो ना, मतलब यू आर बिकमिंग अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो बाकी क्रेडिटर्स को दुखेगा। बाकी क्रेडिटर्स बोलते हैं कि भाई हमारा NOC लेना चाहिए था, क्योंकि तुम तो सिक्योर्ड बन गए, हम अनसिक्योर्ड बन जाएंगे। बैंक्रप्सी हुआ तो सिक्योर्ड वाला पहले पैसे लेके जाता है। तो टेक NOC फ्रॉम ऑल दी अदर लेंडर्स, एंड वो भी इंडियन लेंडर्स। बाहर वाले नहीं जरूरत है, बाहर वाले डूबने तो डूबने दो, इंडियन लेंडर्स का पैसा नहीं डूबना चाहिए। सो दे विल गिव NOC, तो ही तुमको ये चार्ज क्रिएट करने मिलेगा। नाउ विल बिगिन विद वन टॉपिक। पहले है इमूवेबल एसेट्स पे कैसे चार्ज, क्या उसके लिए रूल्स है। तो ऐसा है, यू हैव टू फॉलो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया रेगुलेशंस 2017, नॉट इन सिलेबस नाउ, पहले हुआ करता था, सो यू कैन इग्नोर दिस। सेकंड, परमिशन टू क्रिएट चार्ज डज नॉट मीन परमिशन टू बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट इन इंडिया। मतलब तुमको हमने क्रिएट चार्ज करने दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमको बोल रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी यू कैन बाय इन इंडिया। नहीं, उसके लिए ये रूल्स बने हैं ना, ये रूल्स फॉलो करना तुम। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट और इन्वोकेशन ऑफ चार्ज। एनफोर्समेंट या इन्वोकेशन मतलब क्या, तो भाई इसने डिफॉल्ट कर लिया तो अब क्या होगा आगे प्रोसीजर। अगर इसने डिफॉल्ट कर लिया, देन द प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ओनली एंड सेल्स प्रोसीड्स कैन देन बी रिपेट्रिएटेड टू लिक्विडेट द ECB। मतलब बेचना है प्रॉपर्टी तो इंडिया में ही बेचना, और रादर नॉट इंडिया में ही बेचना, PRI को ही बेचना। दिस पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैन बी एनीवेयर ना, तो उसको बेच दो ये, एंड जो भी पैसा मिला सेल्स प्रोसीड्स दैट विल गो टुवर्ड्स योर ECB नाउ। तो वो ECB तुम्हारा लिक्विडेट हो जाएगा, रीपे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चार्ज ऑन मूवेबल एसेट्स। तो मूवेबल एसेट्स के लिए क्या क्या रूल है, सिंपल है कि भाई एनफोर्समेंट या इन्वोकेशन ऑफ चार्ज हुआ, मतलब कि डिफॉल्ट हुआ, तो लेंडर कैन टेक ओवर
और सेल एक्सेट्रा, मतलब जो करना उसको करे, वो टेक ओवर करो, सेल करो दैट एसेट, बट क्लेम विल बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू ईसीबी अमाउंट आउटस्टैंडिंग ओनली। ये तो ऑब्वियस है, 1 करोड़ का लोन लिया है तो मूवेबल एसेट्स अप टू 1 करोड़ के ही उसके हो गए ना, या वो सेल करके अप टू 1 करोड़ ही ले सकता है, बाकी का वापस बोरोवर को रिटर्न कर दो। एनक्यूम्बर्ड एसेट्स कैन बी टेकन अब्रॉड ओनली आफ्टर गेटिंग एनओसी फ्रॉम डोमेस्टिक लेंडर्स। जो इंडिया में बैंक्स पड़े हैं ना जिन्होंने इसको लैंड किया, अगर समझो तुम कोई मूवेबल एसेट या एनक्यूम्बर्ड एसेट को लेके जा रहे हो तो इनका तुमको एनओसी लगेगा। क्वाइट पॉसिबल लोग है ना फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करते हैं बेसिकली ऑन ऑल दी एसेट्स, एक साथ बहुत सारे एसेट्स पे कंबाइन एक चार्ज मारते हैं। तो ये डोमेस्टिक लेंडर्स को दुखना नहीं चाहिए कि भाई ये तो मूवेबल एसेट ही लेके गया, अब डिफॉल्ट हुआ तो हमारा क्या होगा। सो टेक एनओसी, अगर वो लोग एनओसी देते हैं देन ओनली यू कैन टेक इट अब्रॉड, नहीं तो फिर इधर बेच के निकल जाओ। फिर नेक्स्ट, चार्ज ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या है, तो मैं मेरे स्टॉक्स बॉन्ड्स वगैरह भी गिरवी रख सकता हूँ, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लैंग्वेज, तो वी विल कंसिडर के बोरोवर इज रिलायंस एंड प्रमोटर इज मुकेश अंबानी। ये पूरे आंसर के लिए समझना कौन प्लेज करने वाला है एंड क्या प्लेज करने वाला है, ये दो खाली ध्यान रखना ये आंसर पढ़ते टाइम पे। इफ यू वांट आई विल राइट इट बाजू में, हु विल प्लेज एंड व्हाट विल बी प्लेज्ड। देखो, परमिटेड एसेट्स फॉर प्लेज और चार्ज आर एज फॉलोज। पहला, शेयर्स ऑफ द बोरोवर कंपनी, मतलब रिलायंस के शेयर्स प्लेज कर सकते हो, कौन करेगा, तो इट इज हेल्ड विच इज हेल्ड बाय द प्रमोटर मुकेश अंबानी। मतलब हु में आएगा मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी प्लेज करेगा। व्हाट विल ही प्लेज, रिलायंस के शेयर्स। फिर नेक्स्ट है शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक एसोसिएट कंपनी जैसे कि जियो, ऑफ द बोरोवर विच इज रिलायंस, मतलब रिलायंस का एसोसिएट कंपनी जियो, ये शेयर्स क्या हो सकता है, गिरवी हो सकता है, कौन रखेगा, तो हेल्ड बाय रिलायंस है, मतलब रिलायंस गिरवी रखेगा। पहले मुकेश अंबानी रिलायंस के शेयर्स गिरवी रख सकता है, सेकंड में रिलायंस जो है वो जियो के शेयर्स गिरवी रख सकता है। बोथ आर अलाउड ना, अगर मैं रिलायंस हूं ना तो ऐसा नहीं है कि रिलायंस ही गिरवी रखेगा, उसका प्रमोटर भी गिरवी रख सकता है, बोथ आर अलाउड। तो एक हो गया कॉर्पोरेट गारंटी, हो गया पर्सनल गारंटी। ओके, फिर नेक्स्ट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट, यूटीआई और म्यूचुअल फंड यूनिट्स, सिक्योरिटी रिसीट्स सरफेसी वाला, लोन एसेट्स, करंट एसेट्स, रुपी बैंक अकाउंट विद ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस, ये सारे ही एसेट्स गिरवी रख सकते हो, विच इज हेल्ड बाय द बोरोवर और द प्रमोटर, मतलब रिलायंस का या मुकेश अंबानी का ये सारा एसेट्स गिरवी रख सकते हो, तो एवरीथिंग इज अलाउड। लास्ट वाला मस्ट है, रुपी अकाउंट इन फॉर्म ऑफ एस्क्रो अरेंजमेंट और डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट, दैट इज अकाउंट ओपन फॉर रीपेमेंट, जैसे कि सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में क्या होता है, तो एवरी मंथ या एवरी ईयर में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करूंगा और वो जमा करके ये सर्विस रिजर्व अकाउंट या एस्क्रो अरेंजमेंट उसमें मैं डाल दूंगा, तो ये अकाउंट जो है ना वो भी मैं गिरवी रख सकता हूँ। एंड अगेन कौन ये होल्ड करता है, तो बोरोवर या तो प्रमोटर, रिलायंस या मुकेश अंबानी। तो बेसिकली लेफ्ट साइड पे ये जो भी लिखा है ना, ये इतना पार्ट, these are what assets या which assets can be kept as collateral या what can be kept as collateral, and ये जो पार्ट है इसमें लिखा है who can keep it collateral, दोनों भी चलेगा, रिलायंस हो या उसका प्रमोटर हो। फिर नेक्स्ट है इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। इन्वोकेशन ऑफ प्लेज मतलब क्या, तो अगेन अगर डिफॉल्ट हुआ तो लेंडर विल टेक ओवर ऑल दीज एसेट्स जो भी ऊपर मेंशन किए थे। देन ट्रांसफर, पहला हो गया इन्वोकेशन, सेकंड हो गया ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, मस्ट बी एज पर एफडीआई और एफआईआई पॉलिसीज इंक्लूडिंग सेक्टोरल कैप एंड प्राइसिंग रूल्स। देखो ऊपर रिलायंस के शेयर्स गिरवी रखे थे, अब रिलायंस के शेयर्स कौन लेके जाएगा, वो लेंडर ना, क्योंकि तुमने डिफॉल्ट किया। अगर लेंडर को रिलायंस के शेयर्स मिल गए मतलब वो एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या अगर वो इंस्टीट्यूशन है बाहर का तो एफआईआई भी हो गया वो, तो उसके पॉलिसीज जो बनाए रहेंगे ना आरबीआई ने वो फॉलो करने का। Also, you have to follow foreign exchange management, transfer और issue of security by PROI regulation. अगर तुमको ये सिक्योरिटीज जो है वो सेल करनी होगी या कोई नई आके इशू करनी है तो तुम्हारे लिए भी रूल्स बने हैं विच इज अगेन नॉट इन सिलेबस, बट वो रूल्स फॉलो करने होंगे। फिर नेक्स्ट है इशू ऑफ कॉर्पोरेट या पर्सनल गारंटी। कॉर्पोरेट या पर्सनल गारंटी का मतलब क्या है, तो भाई अगर रिलायंस नहीं दे पाया तो हम दे देंगे, सिंपल। तो देखो, फॉर दैट यू विल नीड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट गारंटर। अगर एक कंपनी गारंटी देती है ना तो वो कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिशियल टू एग्जीक्यूट द गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, या फिर टू एग्जीक्यूट गारंटी इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। मतलब वो कंपनी पूरी की पूरी एज अ होल, पूरी की पूरी कंपनी जो है वो गारंटी देती है, या तो उसमें से कोई एक बंदा इंडिविजुअली गारंटी देता है, जो भी है उसके लिए रेजोल्यूशन लगेगा।
सेकेंड, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट लगेगी फॉर पर्सनल गारंटर, मतलब पर्सनल गारंटर बनना है तुमको तो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट तुमको देना पड़ेगा ऑथराइज्ड डीलर कैट 1 बैंक को. एंड फॉलो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटीज रेगुलेशन 2002, अगेन नॉट इन सिलेबस, बट दो इंपॉर्टेंट नोट है बहुत. ECBs can be guaranteed, insured or credit enhanced. तीनों का मतलब सेम है. You can guarantee, insure or credit enhance it by overseas party only if that party is eligible to be recognized lender. ये बहुत सही है. समझो रिलायंस ने बैंक ऑफ अमेरिका से एक लोन लिया है, ये ECB लिया है. बाहर का ही एक गारंटर है, समझो बैंक ऑफ लंदन है, वो गारंटर बन रहा है कि भाई रिलायंस ने पैसा नहीं पे किया तो लंदन वाला बैंक अमेरिका वाले बैंक को पे करेगा. ओके, अब ये लंदन वाला बैंक जो है वो अमेरिका वाले को रीपे कर देगा ना, फिर रिलायंस विल हैव टू रीपे इट टू बैंक ऑफ लंदन. ओके, गारंटी यही वे में वर्क करता है कि भाई अगर रिलायंस के बिहाफ पे लंदन वाले बैंक ने पे कर दिया समझो अमाउंट, तो रिलायंस विल नाउ ओ मनी टू बैंक ऑफ लंदन. मतलब बैंक ऑफ लंदन ऐसे देखो तो अब लेंडर बन गया. तो पहले ही बोल दिया, इफ यू वांट टू बिकम अ गारंटर ना, तो तुमको यू शुड बी एलिजिबल टू बी अ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, तो ही तुम ये गारंटर बन पाओगे इफ यू आर एन ओवरसीज पार्टी. अच्छा, इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन कौन ये गारंटर बन सकता है, तो कोई भी एक्सेप्ट 3. कौन से? इंडियन बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFCs कांट गिव गारंटीज. तो ये हमने पहले भी ऊपर पॉइंट पढ़ा था, यही सेम पॉइंट मैंने यहाँ पर छाप दिया है कि ये 3 लोग गारंटीज नहीं दे पाएंगे. ओके, नेक्स्ट है ECB फॉर अ पब्लिक सेक्टर OMC. पब्लिक सेक्टर OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह, तो ये लोग ऑयल मार्केटिंग करती है, बाइंग एंड सेलिंग. इनको डॉलर का एक्सपेंडिचर बहुत होता है या दिरहम का एक्सपेंडिचर बहुत होता है, बिकॉज ये लोग जो बाहर से बाई करते हैं उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज शायद पे करना पड़ता होगा. सो ये लोग जो ECB लेंगे उसके लिए रूल्स थोड़े अलग है. It can raise ECB for working capital purposes with a minimum average maturity period of 3 years from recognized lenders under the automatic route. मतलब मैम 3 साल का होना चाहिए मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड. नॉर्मल लोगों के लिए 10 साल था, अगर नॉर्मल लोग वर्किंग कैपिटल के लिए लेते थे ना 10 साल था, यहाँ पर बोल दिया 3 साल. सो दिस इज द बेनिफिट. मैंडेटरी हेजिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू देम. ऊपर था कि एक दिन भी अनहेज्ड नहीं होना चाहिए, बट हियर इट इज नॉट मैंडेटरी. फिर नेक्स्ट है लिमिट ऑफ $750 million पर एनम था, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल. इनके लिए क्या है, देयर इज एन ओवरऑल सीलिंग ऑफ ECB विच इज $10 billion. मतलब ऊपर $750 million पर ईयर बोला था, यहाँ पर ईयर कुछ नहीं, डायरेक्टली बोला है कि भाई टोटल ऑन अ सिंगल डे इट कैनॉट एक्सीड $10 billion आउटस्टैंडिंग. नेक्स्ट है, इट मस्ट हैव अ BOD अप्रूव्ड फॉरेक्स मार्क टू मार्केट प्रोसीजर एंड अ प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी. इधर बोला है ना मैंडेटरी हेजिंग नहीं करना है तुमको, बट स्टिल एडवाइजेबल है. बोलता है कि भाई बोर्ड से अप्रूव करवा लो एक मार्क टू मार्केट प्रोसीजर एंड एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना लो ताकि तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज लॉस ना हो. एंड अदर रूल्स शैल अप्लाई एज यूजुअल. अब अदर रूल्स का मतलब क्या है, तो ऑल इन कॉस्ट था, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग रूल्स अपन ने पढ़े थे कि सिक्योरिटी क्या क्या रख सकते हो, गारंटी कौन कौन दे सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे एज इट इज अप्लाई करेंगे. खाली इतना ही चेंज था फॉर OMC. स्टार्टअप्स के लिए क्या होता है, ECB फॉर स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. पहली बात तो स्टार्टअप क्या होता है, तो स्टार्टअप इज बेसिकली आइदर LLP कंपनी या फर्म जो कोई इनोवेटिव बिजनेस या इंप्रूवमेंट ऑफ एनी सर्विस या कोई स्केलेबल बिजनेस मॉडल में काम करता है, विच इज वेरी मच ऑब्वियस कि वो या तो जॉब्स क्रिएट करेगा या तो वेल्थ क्रिएट करेगा. एंड इनको सर्टिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका डिपार्टमेंट होता है DIPP, उसका सर्टिफिकेट इसको लगेगा. एंड देयर आर अदर रूल्स कि 10 साल तक ही तुम स्टार्टअप रह सकते हो, 100 crore तक का ही तुम्हारा टर्नओवर होगा वगैरह वगैरह. एनीवे दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, इनकम टैक्स में होगा वो. सो ECB फॉर स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट. अब इसमें क्या बोला है कि भाई मैम्प जो है इट विल बी 3 years फॉर ऑल. इधर कुछ मच नहीं है, 1 year, 3 year, 5 year, 7 year, 10 year, नथिंग, डायरेक्टली फ्लैट 3 years. रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो रिकॉग्नाइज्ड लेंडर शुड बी रेसिडेंट ऑफ FATF कंप्लायंट कंट्री. कोरिया वोरिया नहीं चलेगा, तो ओनली FATF का लिखा है. IOSCO का भी यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं डाला है, तो सिर्फ FATF कंप्लायंट मेंबर होगा ना तो अलाउड है ECB देना.
अगर लेंडर फॉरेन ब्रांच या सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक है तो नॉट अलाउड। इंडियन बैंक से ले लो ना, तुमको इतना फैसिलिटी दिया तो है, तो इंडियन बैंक्स के बाहर वाले सब्सिडरी से नॉट अलाउड। एंड लेंडर इज ओवरसीज एंटिटी इन विच एनी इंडियन एंटिटी हैज मेड एनी ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसे लोग भी नहीं दे सकते। व्हाट इज दिस एग्जांपल? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसने ओडीआई किया है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन फेसबुक। फेसबुक वांट्स टू गिव ईसीबी टू एनी स्टार्टअप, लेट्स से ओयो, नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड? बिकॉज ये जो फेसबुक है ना, वो रिकॉग्नाइज लेंडर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि लेंडर अगर ओवरसीज एंटिटी है, मतलब कि फेसबुक, इन विच इंडियन एंटिटी हैज मेड ओडीआई, इंडियन एंटिटी ने इसमें ओडीआई किया है, इंडियन एंटिटी ने इसमें पैसा डाला है, तो ये आगे ईसीबी नहीं दे पाएगा। क्यों? अरे भाई तुम डायरेक्टली ले लो ना रिलायंस से, अगर लेने गए तो ऐसे घूम फिर के नॉट अलाउड। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, तो फॉर्म्स दो ही है, या तो लोन्स या तो प्रेफरेंस शेयर्स ओनली। लोन्स तो ठीक है, कैसा भी लोन दे दो, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल या पार्शियली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होना चाहिए। उसके बाद करेंसी, तो एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कैसे भी लोन ले सकते हो। अगर ईसीबी इंडियन रुपीज में है तो लेंडर मस्ट मोबिलाइज या सेंड इंडियन रुपीज थ्रू एडी कैटवन बैंक इन इंडिया, आइदर थ्रू स्वैप और सेल। इसका मतलब क्या होता है? तो डॉलर देके रुपी लेने का। अगर समझो कोई बाहर का है, समझो बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका वांट्स टू गिव मी अ लोन, यहाँ पर समझो ये है ओयो स्टार्टअप, अगर बैंक ऑफ अमेरिका को ओयो को रुपीज में देना है समझो, तो कैसे देगा वो? तो बैंक ऑफ अमेरिका जो है ना, वो एडी कैटवन के पास आएगा इंडिया में, एडी कैटवन को वो डॉलर देगा एंड ये आगे रुपी फॉरवर्ड करेगा उसको। तो नॉर्मली क्या होता है? इट इज अ स्वैप और अ सेल, बेसिकली डॉलर देके रुपी लिया, तो एडी कैटवन के थ्रू तुमको ये रूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अमाउंट, कितने अमाउंट तक का ईसीबी ले सकते हैं? मैक्सिमम $3 मिलियन और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर इन एग्रीगेट। जैसे ऊपर $750 मिलियन था, ये भी था पर फाइनेंशियल ईयर, वैसे यहाँ पर है, बट 750 नहीं है, सिर्फ $3 मिलियन है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। ऑल इन कॉस्ट क्या होगा? तो एज अग्रीड बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर, यहाँ पर वो बेंचमार्क प्लस 4.5 अप्लाई नहीं होगा। एंड यूजेस तो ओनली फॉर बिजनेस एक्सपेंडिचर, और कोई भी यूज के लिए नहीं कर सकते। कन्वर्जन टू इक्विटी अलाउड है क्या? हाँ, इट इज फ्रीली अलाउड, सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस एप्लीकेबल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। बाहर के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स में, उसके लिए रूल्स बने हैं, फॉलो दोज रूल्स, तो तुम इक्विटी में कन्वर्ट कर पाओगे। सिक्योरिटी का क्या रूल है? तो सिक्योरिटी में ऐसा है, बोरोवर एंटिटी कैन प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, एनी मतलब लिटरली एनी, मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, कोई भी चलेगा एसेट। एंड रूल्स रिगार्डिंग एफडीआई एफपीआई मस्ट बी फॉलो। अगर तुमने शेयर्स गिरवी रख दिया, अब वो शेयर्स समझो बैंक ऑफ अमेरिका का हो गया, तो वो एफडीआई काउंट हो जाएगा, बाहर वाले ने इंडियन शेयर्स रखा है, तो यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स आल्सो। गारंटी का क्या रूल है? तो कॉर्पोरेट या पर्सनल गारंटीज आर अलाउड। If guarantor is a non-resident, then it should be eligible lender under ECB for startup. मतलब समझो यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका ने मुझे ECB दिया है ओयो को, स्टार्टअप को, एंड बैंक ऑफ लंदन ने गारंटी दिया है, तो क्या होता है? अगर ओयो ने रीपेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट किया, तो बैंक ऑफ लंदन विल पे बैंक ऑफ अमेरिका एंड बाद में ओयो विल हैव टू रीपे इट टू बैंक ऑफ लंदन। तो अल्टीमेटली अब लेंडर है ना, बैंक ऑफ अमेरिका के बदले बैंक ऑफ लंदन बन गया। तो वही बोला है कि भाई अगर गारंटर नॉन रेसिडेंट है ना, तो ही शुड बी एलिजिबल लेंडर अंडर ईसीबी फॉर स्टार्टअप। ईसीबी फॉर स्टार्टअप मतलब इसके पहले वाले पेज पे जो अपन ने पढ़ा ना क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है? एफएटीएफ का कंप्लाइंट कंट्री का रेसिडेंट होना चाहिए, बस एक ही क्राइटेरिया था उसमें। फिर नेक्स्ट, इशुएंस ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट या कंफर्ट या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय इंडियन बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसीज विल नॉट बी अलाउड। ऊपर अपन ने सेम पॉइंट पढ़ा था, नथिंग न्यू। फिर हेजिंग का क्या रूल है? तो हेजिंग के लिए यहाँ पर बोला है कि जो लेंडर होगा ना, उसको रुपीज मिलेगा ना, तो उसको हेज करना पड़ेगा। ये जो बैंक ऑफ अमेरिका है, अगर उसको रुपी इनफ्लो आने वाला है ना, तो वो हेज करेगा। सिमिलरली ओयो जो है, अगर उसके पॉकेट से डॉलर जाने वाला है तो वो हेज करेगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन में एक ही पार्टी हेज करने वाला है। तो अगर लेंडर को हेज करना है आईएनआर ईसीबी एक्सपोजर, देन इट विल बी सेम एज यूजुअल। फोर्थ पॉइंट अपने नोट्स का बहुत पहले अपन ने पढ़ा था, एडी कैटवन बैंक के थ्रू ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में डील कर सकता है। फॉर स्टार्टअप या बोरोवर टू हेज फॉरेन करेंसी ईसीबी, इट इज एडवाइज्ड टू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। एडवाइस कर दिया है,
मतलब ऊपर जो था ना ओएमसी में, वैसे ही यहाँ पर बोल दिया कि वी एडवाइज यू टू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर दैट। इक्विटी होल्डर रेशियो 7:1 का रूल अप्लाई करेगा? द आंसर इज नो, नॉट एप्लीकेबल। इक्विटी होल्डर का रूल क्या था? तो अगर मैंने ईसीबी रेस किया है इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर जो मुझ में 25% होल्ड करता है, डिवाइड बाय उसी ने मेरे में इक्विटी होल्ड किया है इन डॉलर्स। इक्विटी में क्या क्या आएगा? पेड अप शेयर कैपिटल आएगा, फ्री रिजर्व्स आएगा, शेयर प्रीमियम आएगा। ये भी किसने? फ्रॉम दैट डायरेक्ट इक्विटी, डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर। तो वही पर्सन का न्यूमरेटर, वही पर्सन का डिनोमिनेटर, ये 7:1 का रेशियो डाला था। अगर अप टू था तो ऑटोमेटिक अप्रूवल, इससे ज्यादा होता था तो आरबीआई का अप्रूवल लगता था। तो ये यहाँ पर अप्लाई ही नहीं करेगा। बिंदास ये रेशियो को गोली मारो, बिंदास तुम बोरो करो, बट तुमको सिर्फ $3 मिलियन पर ईयर तक का ही अलाउड है। What about startups not recognized by central government? So they can accept ECB if they are eligible to receive FDI. मतलब अगर तुमको एफडीआई के रूल्स के हिसाब से अलाउड है एफडीआई लेना, तो तुमको ईसीबी भी अलाउड है। अदर रूल्स विल बी सेम एज यूजुअल, जो भी यहाँ पर मिस आउट हो गए वो नॉर्मल रूल्स के हिसाब से ही होगा। फिर नेक्स्ट है ईसीबी बाय एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन या अपील फॉर वायोलेशन ऑफ फेमा और इट्स रेगुलेशंस। आईएए बोलेंगे इसको शॉर्ट में। अगर कोई कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन या अपील चल रहा है, क्या वो ईसीबी ले सकता है? तो आंसर इज यस, फ्रीली। It can raise ECB as per this framework by just informing the AD Cat 1 bank or RBI about it. AD Cat 1 अगर ऑटोमेटिक रूट से है तो, RBI अगर अप्रूवल रूट से है तो खाली इन्फॉर्म कर दो कि भाई अपना इसमें से कुछ तो भी चल रहा है। It is allowed even if IAA is pending or it is concluded, ignoring the outcome. पेंडिंग है तो भी चलेगा, लोन ले लो। अगर कंक्लूड हो गया, तुम जीत गए तो भी लोन ले लो, हार गए तो भी लोन ले लो, नो प्रॉब्लम। AD Cat 1 bank or RBI must inform these authorities, investigating, adjudicating या appellate authority, while approving the ECB proposal. उसके बाद dissemination of info करके है कि भाई for the purpose of transparency, name of the borrower, amount of borrowing, maturity of borrowing, purpose of borrowing under auto या approval route are put up on RBI's website on a monthly basis with a 1 month lag or delay. तो तुमको पता चल जाएगा कि एक महीने पहले, मतलब लेट्स से अभी अगस्त चल रहा है तो जुलाई तक किसने कितना लोन लिया था, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन आरबीआई's वेबसाइट। एंड लास्ट पॉइंट इज ईसीबी बाय एंटिटीज अंडर रीस्ट्रक्चरिंग और ईसीबी फॉर रीफाइनेंसिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो नॉर्मली अगर कोई डिफॉल्ट वगैरह करता है ना, उनके लिए ये वाला पार्ट अप्लाई करेगा। तो फर्स्ट रूल इज ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अगर लोन लिया है तो उसको हम बोरोवर बोलेंगे या कॉर्पोरेट डेटर बोलेंगे। सिमिलरली एसबीआई ने उसको लोन दिया है तो इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर या लेंडर। इसने क्या दिया है? रुपी लोन दिया है। किसके लिए? केपेक्स के लिए दिया है। अवेल्ड डोमेस्टिकली मतलब क्या? तो ये इंडिया का लेंडर है ना, तो ये इंडियन बैंक है एसबीआई। अगर ऐसा लोन दिया है एंड ये जो बोरोवर है उसने क्या किया? डिफॉल्ट किया, एंड इट्स अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट या एसेट, या SMA2 स्पेशल मेंशन अकाउंट। एनपीए मतलब मोर देन 90 डेज डिफॉल्ट, SMA2 मतलब मोर देन 60 डेज अप टू 90 डेज डिफॉल्ट। जो भी इसमें से कोई भी चलेगा, क्लासिफाई हुआ तो दैट कंपनी, मतलब यही जिसने डिफॉल्ट मारा, इट कैन अवेल ईसीबी फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन अबव अंडर वन टाइम सेटलमेंट विद द लेंडर एसबीआई। अगर एसबीआई बोलता है कि भाई ठीक है 1 करोड़ के बदले 70 लाख रिपे कर, तो वन टाइम सेटलमेंट हो गया, अब वो क्या करेगा? ईसीबी बोरो कर सकता है। अच्छा, एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या ये लोन सेल कर सकता है? लोन रिसीवेबल, आंसर इज यस, इट कैन सेल द लोन एसेट टू ईसीबी एलिजिबल लेंडर सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस। मतलब अगर ये एसबीआई को, समझो बैंक ऑफ अमेरिका को ये एसेट सेल करना है, अलाउड, नो प्रॉब्लम, बट ईसीबी एलिजिबल होना चाहिए, मतलब ईसीबी एलिजिबल लेंडर होना चाहिए। अच्छा, क्या इंडियंस को बेच सकते हैं क्या? इंडियन के लिए तो सरफेस ही है ना। फिर अगर उसको इंडियन बैंक्स को ये लोन रिसीवेबल भेजने का है तो फॉलो सरफेस ही। अगर उसको बोफा को बेचने का है देन फॉलो ईसीबी गाइडलाइंस, चेक करने के लिए कि क्या ये ईसीबी एलिजिबल लेंडर है कि नहीं। इन शॉर्ट इधर होने क्या वाला है, ये बाहर से ईसीबी लेके तो आएगा, मतलब ये जो नॉन रेसिडेंट लेंडर है वो ईसीबी देगा इंफ्रा या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, एंड ये आगे रुपी में लोन रीपे कर देगा एसबीआई को, या एसबीआई नहीं तो और कोई भी जिसको भी उसने ये डेजिग्नेट या असाइन कर दिया हो डेट। बट रिमेंबर, नॉन रेसिडेंट लेंडर कैन नॉट बी फॉरेन ब्रांच और सब्सिडी ऑफ इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक से ही तुमने पहली बात तो लोन लेके डिफॉल्ट मारा है, तो अब इन्हीं इंडियन बैंक्स के फॉरेन ब्रांच वगैरह से तुम ये लोन नहीं ले पाओगे ईसीबी। एंड नेक्स्ट है, इफ देयर इज एलिजिबल बोरोवर विच इज अ कंपनी, अगर उसका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में CIRP चालू है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस,
देन इट कैन रेज ईसीबी टू रीपे रूपी लोन्स. कहां से रेज करेगा? फ्रॉम एलिजिबल लेंडर्स अगेन, बट अदर देन फॉरेन ब्रांच और सब्सिडी ऑफ इंडियन बैंक. सेम लॉजिक कि भाई इंडियन बैंक से ही तुमने रूपी लोन्स लिया है, वो रूपी लोन रीपे करने के लिए तुम वापस वही इंडियन बैंक की ब्रांच से मत लो, यू टेक इट फ्रॉम समवन एल्स, नॉन रेसिडेंट से ले लो. ओनली इफ रेजोल्यूशन प्लान परमिट्स इट एंड आरबीआई अप्रूव्स इट. अब रेजोल्यूशन प्लान क्या है? तो इंश्योरेंस एंड बैंक्रप्सी कोड में रेजोल्यूशन प्लान बनेगा टू आइदर रिवाइव दिस कंपनी और टू शट इट डाउन एंड रिकवर द मनी. जो भी है, ये रेजोल्यूशन प्लान जो है एनसीएलटी अप्रूव करेगा. अगर उसमें लिखा है कि हाँ चलो कंपनी को रिवाइव करता है, लेट इट बोरो ईसीबी एंड अपन बिजनेस जो है वो आगे बढ़ाएंगे, तो ठीक है. अगर वो अलाउ करता है, वो परमिट करता है एंड आरबीआई अप्रूव करता है, तो ठीक है, इट विल बी अलाउड.